Hello, my dear class 10th lovely students. I'm Sameer Tripathi, your social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। कि सर प्रिंट कल्चर कैसे शुरू हुआ, ये सोशल लाइफ के एस्पेक्ट को दर्शाता है कि आखिर प्रिंट के आने से सोसाइटी में क्या क्या बदलाव हुए, प्रिंट कल्चर ने कैसे एक मॉडर्न वर्ल्ड की नींव रखी और प्रिंट कल्चर ने आखिर किस तरीके से अलग अलग सोसाइटीज को इंपैक्ट किया, क्या क्या बदलाव लेकर आया और उसके बदलाव कितने मेजर थे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि सर ये प्रिंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम देखें तो प्रिंट के बिना अपने वर्ल्ड को इमेजिन कर पाना शायद पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने आसपास कहीं पर भी देखें, चाहे वो किताबें हो, न्यूज़पेपर हो, एनीथिंग इट इज देयर, मैगजीन्स हो, बुक्स हो, कॉपीज हो, एनीथिंग, प्रिंट के बिना लाइफ को इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो डिजिटल वर्ल्ड के आने के कारण डिजिटली अब हम काफी सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट स्टिल वहां पर प्रिंट का रोल अभी भी कम नहीं होता है। प्रिंट का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रिंट मतलब सिर्फ और सिर्फ बुक या कॉपी का प्रिंट नहीं, मेरी टी शर्ट पे ये प्रिंट बना हुआ, ये भी तो सर एक प्रिंट ही है। सो यू कैन लुक अराउंड एंड चेक कि हर एक चीज में प्रिंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के टाइम पे तो सर मॉडर्न वर्ल्ड को इमेजिन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है विदाउट प्रिंट। और अगर आप सोचें कि अगर प्रिंट नहीं होता तो क्या होता, सर शायद हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हम इतने एडवांस नहीं होते, जो इतने इन्वेंशंस हुए, टेक्निक्स हुई, जो इतनी आज नॉलेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, शायद वो नहीं हो पाती। तो इसी कारण से सर प्रिंट का अपने आप में पूरे इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्रिंट ने एक बहुत ही इंपाउंड इंपैक्ट प्रेजेंट किया है इतिहास के अंदर, अगर आप देखें, और इसी प्रिंट के कारण कई सारे नए नए बदलाव हुए हैं, कई सारे नए नए आइडियाज का डेवलपमेंट हुआ है, कई सारे नए नए विचार आए हैं। तो आज इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं कि सर आखिर इस प्रिंट की हिस्ट्री क्या है, प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई, प्रिंटेड लिटरेचर जो है उनका प्रोडक्शन होना शुरू कहां से हुआ, ये डिसेमिनेट कैसे हुए लोगों के बीच में, लोगों ने किस तरीके से इसके बारे में रिएक्शन किया, कैसे प्रिंट कल्चर ने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में हेल्प किया। तो प्रिंट की जब हम बात करते हैं तो सर आई टेक यू बैक टू चाइना अगेन। चाइना हम जानते हैं कि सर मैक्सिमम चीजें आज के टाइम पे पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रखा है। तो एंशिएंट टाइम में भी चाइना का डोमिनेशन बहुत ज्यादा था। आपको याद आ रहा होगा लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि देयर वाज सिल्क रूट, और उस सिल्क रूट से चाइना टी, पोर्सिलेन, सिल्क वगैरह एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो उस टाइम से चाइना का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा रहा है। चाइना इतनी सारी चीजों में आगे रहा है कि आप उसको नकार नहीं सकते हैं। तो वहीं पे प्रिंट की भी जब मैं बात करता हूं तो प्रिंट की शुरुआत भी सर चाइना से ही हुई थी। सबसे पहले प्रिंट की जब मैं बात करता हूं, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट इट वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया, और इसे कहा जाता था सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। कि आपने वुड ब्लॉक्स लिए, इंक में डुबाया, प्रिंट कर, जैसे स्टैंप काम करते हैं ना, उसी तरीके से ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी कि आपने वुडन ब्लॉक से लेटर को कार्व आउट किया, उसको इंक में डाला और उसको आपने छाप दिया। सो दिस काइंड ऑफ प्रिंट विच डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया, इट वाज कॉल्ड हैंड प्रिंटिंग सिस्टम। और इसकी सबसे पहली शुरुआत हुई थी सर चाइना के अंदर। From 594 onwards, book in China were printed by rubbing paper, also invented there against the inked surface of wood blocks, और इसी को कहा जाता था हैंड प्रिंटिंग। बेसिकली इन बुक्स को कहा जाता था कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक होती थी इन्हें अकॉर्डियन बुक्स कहा जाता था, और इन अकॉर्डियन बुक्स को इस तरीके से आप पब्लिश करते थे, हैंड प्रिंटिंग के थ्रू पब्लिश करते थे, फिर इन्हें स्टिच कर दिया जाता था। और चूंकि यहाँ पे पेपर बहुत थिन होता था, या जो ये मटीरियल यूज हो रहा है ये बहुत थिन होता था, तो दोनों तरफ प्रिंट नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक साइड ये प्रिंटेड होता था और इसे फिर स्टिच कर दिया जाता था। जो सुपरली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे वो उसी को डुप्लीकेट करते थे, और इसी तरीके से बुक का जो पब्लिशिंग होता था वो एक जगह से दूसरी जगह होता था, और जो आर्ट ऑफ राइटिंग होती थी जिसे कैलीग्राफी कहा जाता था उसे यहां पर प्रेजेंट किया जाता था। अब ये बुक्स प्रेजेंट या पब्लिश करवा कौन रहा है, तो सर यहां पे प्रिंटिंग का जो पूरा काम है वो इंपीरियल चाइनीज स्टेट करवा रहा था। कि सर चाइनीज गवर्नमेंट ने ही प्रिंटिंग शुरू की थी और प्रिंटिंग को डिसेमिनेट भी चाइनीज गवर्नमेंट ही कर रही थी। क्यों? क्योंकि सर चाइना में आज जो सिस्टम हम अपने कंट्रीज में देखते हैं मॉडर्न टाइम में, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, कि आप ऑफिसर्स का एग्जाम लेते हैं, ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आज से हजारों साल पहले चाइना में हो रहा था कि वहां पे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते थे, उससे ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स रिक्रूट होते थे और फिर वो गवर्नमेंट में काम करते थे। तो सर अब अगर एग्जाम हो रहा है तो उन्हें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें चाहिए तो ऑब्वियसली सर हमें सबको किताबें प्रोवाइड करानी, उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा। एंड इसी कारण से इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना जो था, चाइना का जो किंग था, एम्परर था, वो इस प्रिंटिंग को करवाता था। और मेन जो प्रिंटिंग हो रही है इस टाइम पे, मेन जो कंटेंट है बुक का वो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी। दैट्स इट, सिंपल। कि सर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मटेरियल प्रिंट होना शुरू हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम में, और ये जो ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आता था वो एग्जाम के थ्रू ही आता था। तो सर उस एग्जाम के लिए जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं वो इसी प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते थे। कि टेक्स्ट बुक हो गई, बुक्स हो गई, ऑल दीज थिंग्स वर प्रिंटेड एंड डिसेमिनेटेड अमंग्स द कैंडिडेट्स।
16th सेंचुरी तक आते आते आप देखते हैं कि अब प्रिंट का जो मिजाज है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। 16th सेंचुरी की जब मैं बात कर रहा हूं, इस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुका है और यूरोप का इन्फ्लुएंस अब चाइना के अंदर आ गया है और वो प्रिंटिंग प्रेस अभी तक जो हैंड प्रिंटिंग हो रही है वो चेंज होके मैकेनिकल प्रिंट में शिफ्ट हो गई है। तो अब चाइना में नए नए फॉर्म के जो प्रिंट्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना में एक बहुत ही ब्लूमिंग अर्बन कल्चर का डेवलपमेंट होता है, जिसके बाद प्रिंट जो है वो डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अब प्रिंट सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स तक लिमिटेड नहीं है, या प्रिंट सिर्फ अब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। अब प्रिंट को उन्होंने नॉर्मल लाइफ में जो हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ की चीजें भी प्रिंट होने लगी हैं। जैसे मर्चेंट्स अपने डेली लाइफ का जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन या बिजनेस हो रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि रीडिंग जो है वो एक लेजर एक्टिविटी बनना शुरू हो गई कि लोग अब अपने रिक्रिएशन के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और लोग जब अपने रिक्रिएशन के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर आप टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ेंगे, कि अब आप भी स्टूडेंट्स हैं, अब आप पूरे दिन अपनी हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं और बाद में मैं आपके कहूं कि आप फ्री बैठे हैं फिर से हिस्ट्री पढ़ लो टाइम पास के लिए, सर डेफिनेटली नॉट। हमें उस टाइम पे चाहिए सर कुछ नई कॉमिक्स, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नोवेल, कुछ अलग अलग बुक्स। आप में से जो लोग पढ़ते होंगे आप जानते होंगे कि बहुत इंटरेस्ट आता है अलग टाइप की रीडिंग करने में। तो यही शुरुआत हुई चाइना के अंदर 17th सेंचुरी से, जब अर्बन कल्चर का ब्लूमिंग होना शुरू हुआ तो नए फॉर्म ऑफ प्रिंट की जरूरत पड़ने लगी। अब नई नई चीजें लिखी जाने लगी जो कि स्कॉलर एक्टिविटी से हट कर थी, गवर्नमेंट एग्जाम्स या टेक्स्ट बुक से अलग हटके नई नई प्रिंट्स होने लगी, लाइक नैरेटिव्स, फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस, ये सब लिखे जाने लगे ताकि लोग उन्हें पढ़ना शुरू करें अपने लेजर टाइम में और उसे एंजॉय करना शुरू करें। रिच वुमेन, उन्होंने भी पढ़ना लिखना शुरू किया और अपने बारे में एक्सप्रेस करना शुरू किया। स्कॉलर्स की जो वाइफ थी उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखना शुरू किया, ऑटोबायोग्राफीज पब्लिश करनी शुरू की। एंड दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय न्यू टेक्नोलॉजी, कि जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल प्रिंटिंग आई उसने इस प्रिंट कल्चर को और ज्यादा डिसैमिनेट करने में हेल्प किया एंड चाइना में प्रिंट बहुत तेजी से डेवलप होना शुरू हुआ। एंड शंघाई, इट बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस न्यू प्रिंट कल्चर, और इस वेस्टर्न स्टाइल प्रिंटिंग में शंघाई में न्यू प्रिंटिंग होना शुरू हो गई। अब बात करते हैं जब हम जापान के बारे में, तो जापान में सर प्रिंट आया बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा। जापान में प्रिंट कौन लेकर आया सर? बुद्धिस्ट मिशनरीज। कहां से सर? चाइना से। किस वक्त सर? अराउंड 768-770 एडी के आसपास की सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत सर चाइना में हुई और पेपर भी सबसे पहले चाइना में ही डेवलप हुआ। चाइना के बाद जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जो एक जगह से दूसरी जगह बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए घूम रहे थे, वो जब चाइना से जापान गए तो अपने साथ ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर गए अराउंड 770 एडी के आसपास। और इसी हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सबसे पहली बुक जो जापान में पब्लिश हुई, इट वाज डायमंड सूत्रा। याद रखना है, द ओल्डेस्ट जापानीज प्रिंटेड बुक इट वाज डायमंड सूत्रा। कब पब्लिश हुई थी सर? 868 एडी में या फिर सीई में। और इसमें टोटल 6 शीट्स ऑफ पेपर हैं और वुड कट जो इलस्ट्रेशंस हैं उसके थ्रू इसको प्रिंट किया गया था। दिस इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान। धीरे धीरे करके जापान में प्रिंटिंग कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ। प्रिंटिंग में जो इमेजेस का यूज है वो जापान से ही होना शुरू होता है। आप देखेंगे कि प्रिंट कल्चर में जो इमेजेस का एलैबोरेट यूसेज है वो जापान से ही हमें देखने को मिलता है। Pictures were printed on textile, playing cards, paper money. मेडिवल जापान में पोइट्स और प्रोज राइटर्स ने रेगुलरली पब्लिश करना शुरू कर दिया अपने आप को, क्योंकि बुक्स चीप और अबेंडेंट थी तो लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया। इसी टाइम पे लोगों को यह समझ आया कि प्रिंट मटेरियल या विजुअल मटेरियल जो है वो और ज्यादा फेमस हो सकता है। जैसे आपने कॉमिक्स देखी है ना कि सर कॉमिक्स में हम रिटन मटेरियल कम रखते हैं, इमेजेस ज्यादा रखते हैं। सो इमेजेस के थ्रू, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ट्राई करते हैं कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो लोग पढ़ नहीं भी सकते हैं वो इमेजेस को देख के समझ सकें। तो ये जो विजुअल कल्चर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है प्रिंट के अंदर, उसकी शुरुआत जापान से ही हुई थी। कीतागावा उतामारू, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। कीतागावा उतामारू ये एक इंपॉर्टेंट पेंटर थे जिन्होंने इस विजुअल प्रिंटिंग की शुरुआत की कि आप विजुअली कैसे इमेजेस को बना के किसी भी आइडिया को डिपिक्ट कर सकते हैं, आपको वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। और इसकी शुरुआत हमें जापान से ही देखने को मिलती है। लेट 18th सेंचुरी तक आते आते जिस प्रकार डेवलपमेंट प्रिंट का हुआ शंघाई के अंदर, वैसे ही जापान के अंदर ईडो सिटी जो थी, जो कि प्रेजेंट डे टोक्यो सिटी है, वहां पे प्रिंट कल्चर डाइवर्सिफाई होना शुरू हुआ। प्रोफ्यूजली प्रिंट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ और लोगों के बीच में फेमस होना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि कई सारी प्रिंटेड बुक्स और पेंटिंग टेक्नोलॉजी जो कि अर्बन कल्चर, लिटरेचर, नॉर्मल लाइफ को शो कर रहा है, वो मार्केट में अवेलेबल होने लगी और लोगों ने उसके बारे में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स डेवलप होने लगे जहां पर लार्ज नंबर में प्रिंटेड मटेरियल लोगों के लिए अवेलेबल होने लगा, जैसे बुक्स ऑन विमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। राइट तो इस तरीके से प्रिंट की शुरुआत जो है वो हुई चाइना से और फिर वो गई जापान में और उसके बाद कोरिया में। अगर मैं कोरिया की बात करूं, थोड़ी सी आपको मैं कोरिया की बात बताऊं,
तो कोरिया की सबसे पुरानी जो बुक हमें देखने को मिलती है, कोरिया की सबसे पुरानी हैंड प्रिंटेड बुक, इट इज त्रिपिटक कोरियन। ये कोरिया की सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट बुक है। कोरिया की मैं बात करूं, सबसे पुरानी जो बुक हमें प्रिंटेड देखने को मिलती है, इट इज त्रिपिटक कोरियन या त्रिपिटक कोरियन। और अगर मैं सबसे पहली प्रिंटेड बुक की बात करूं कोरिया के अंदर, तो इट वाज जिकजी, मैकेनिकल प्रिंटेड बुक सबसे पहले कोरिया के अंदर इट वाज जिकजी। तो त्रिपिटक कोरियन सबसे पुरानी हैंड प्रिंटेड बुक, जिकजी सर सबसे पुरानी आप कह सकते हैं जो मैकेनिकल प्रिंटेड बुक जो थी वो जिकजी थी और वो कोरिया से बिलोंग करती थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई। बाद में चल के हम देखते हैं कि यही प्रिंट टेक्नोलॉजी कहां पहुंची, यूरोप। अब हमने ये बात पहले ही कर रखी है कि एंशियंट टाइम से सर चाइना और यूरोप एक दूसरे से जुड़े हुए थे सिल्क रूट के थ्रू। आपको याद आ रहा हो चैप्टर 3 में हमने इसके बारे में बात की थी कि एंशियंट चाइना और एंशियंट रोमन डायनेस्टी जो थी वो इसी सिल्क रूट के थ्रू काफी लंबे वक्त से जुड़ी हुई थी और काफी सारे कल्चर और गुड्स का जो आदान प्रदान था वो कंटिन्यूअसली चल रहा था। इसी सिल्क रूट के थ्रू आप देखेंगे कि यही जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो भी चाइना से यूरोप पहुंची। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहां पे मार्को पोलो जी ने। और इसी रूट के थ्रू आप देखते हैं कि पेपर भी चाइना से यूरोप तक पहुंचा। जब 1295 में इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो चाइना से वापस लौटे तो अपने साथ वो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी लेकर आए और इसके चलते धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या हैंड प्रिंटिंग जो थी वो फैलने लग गई। इटालियन लोगों ने अपने आप में प्रिंटेड बुक प्रोड्यूस करनी शुरू की, जिसके कारण मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी। अब धीरे धीरे करके यूरोप के दूसरे शहरों में भी ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैलने लगी और लोगों ने इस प्रिंट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू किया और प्रिंटिंग तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, जो लग्जरी एडिशंस होते थे, वो अभी भी हाथों से ही लिखे जा रहे थे। क्यों? देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो सर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। कि अगर मैं एनसीईआरटी बुक्स की ही बात करूं, अब आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आप 40 बच्चों की एनसीईआरटी बुक देखिए, सबकी सब सेम होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सर मजा नहीं आ रहा है। जो रिच लोग होते थे ना उस टाइम पे, उनका कुछ अलग टेस्ट होता था। देवर लाइक कि नहीं, हमारे पास पहली चीज बुक होना ही बड़ी बात है अपने आप में इस टाइम पे, क्योंकि बुक्स इस टाइम पे बहुत कॉस्टली होती थी। और अगर कोई कॉस्टली चीज है तो आप चाहते हैं कि हम उसे थोड़ा मॉडिफाई कराएं और उसमें कुछ हमारा टेस्ट लेकर आएं। तो जनरली क्या होता था कि बुक्स हैंड रिटन होती थी, हाथों से लिखी जाती थी। तो क्या होता था, आप अलग अलग कैलीग्राफिस्ट को रखते थे, कैलीग्राफिस्ट हाथों से अलग अलग हैंड राइटिंग में उसको लिखते थे, डिजाइन्स बनाते थे सुंदर सुंदर, और आपके मन के हिसाब से उस बुक को संवारते थे। तो उससे एक रिच टेस्ट आ जाता। आप दिखाते थे कि सर ये मेरी बुक है, कितनी अलग है, आप देखिए। प्रिंटेड बुक अभी भी लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। हायर क्लास या एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो अभी भी हैंड रिटन बुक्स पे ही ज्यादा फोकस कर रही है और वो अभी भी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं उन पर ही फोकस कर रहे थे। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। तो ये रिच लोग तो भले ही वो महंगी वाली किताबें खुद से लिखवा रहे हैं, लेकिन जो मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वो ये चीप प्रिंटेड बुक्स को ही अफोर्ड कर पा रहे हैं और इन चीप प्रिंटेड बुक्स से ही पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे यूरोप में बुक्स की डिमांड बढ़नी शुरू हुई और बाहर की कंट्रीज में भी बुक्स की डिमांड बढ़नी शुरू हुई, यूरोप ने बुक्स को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पे बुक फेयर लगने लग गए और हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ने लग गया कि अब लोग अपने पर्सनल स्क्राइब्स को हैंडल करने लग गए। उन्होंने पहले ऐसा होता था कि आपने एक स्क्राइब हायर किया, वो आपकी किताब लिखेगा, चला गया। लेकिन अब वहीं से आप देखेंगे कि एक प्रिंटिंग प्रेस जैसे आज होता है ना, कि एक प्रेस के अंदर ही आपने मशीन रखी और उसी प्रेस के अंदर वर्कर आते हैं, काम करते हैं। तो वैसे ही प्रोडक्शन हाउसेस बनने लगे, लेकिन यहाँ पे स्क्राइब्स आते हैं कि वो उस प्रोडक्शन हाउस में आएंगे, अपने हाथों से किताबें लिखेंगे और लोगों तक उसे पहुंचाएंगे। अगर मैं बात करूं स्क्राइब्स और स्किल हैंड राइटर्स की, तो इस टाइम पे जो यूरोप में किताबें लिखी जा रही हैं, बेसिकली वो जो एरिस्टोक्रेट किताबें लिखी जा रही हैं उनको लिखा जाता था वेलम के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो हैंड राइटर्स या स्क्राइब्स होते थे जो रिच लोगों के लिए किताबें लिखते थे, ये किताबें लिखते थे वेलम के ऊपर। वेलम क्या होता है सर? एनिमल स्किन से बना हुआ एक काइंड ऑफ पेपर, एनिमल स्किन से बनी हुई पतली सी शीट जिसके ऊपर लिखा जाता था। तो इस वेलम के ऊपर ये स्क्रिप्ट स्किल्ड हैंड राइटर्स या स्क्राइब्स जो होते थे वो लिखते थे और लिखाई पढ़ाई करते थे। अब इवन वेल्दी लोगों ने अपने पर्सनल स्क्राइब्स हायर करने शुरू कर दिए कि मैं सर बहुत ज्यादा रिच हूं, मैंने अपना पर्सनल स्क्राइब ही रख लिया कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किताब लिखेंगे और एकदम बहुत ही एक्सप्लिसिट और बहुत ही अलग टाइप की डिजाइन में आप मेरे लिए किताब लिखेंगे जो कि सोसाइटी में किसी के पास भी नहीं है, राइट? More than 50 scribes often worked for booksellers, but the production of handwritten manuscript could not satisfy ever increasing demand of books. कि सर
हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ना, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहला कि जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। एक किताब को लिखने में 1 से 1.5 साल लग जा रहा है। आप कैसे इतनी डिमांड को फुलफिल करेंगे? उसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी फ्रेजाइल होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी फ्रेजाइल होती थी। फ्रेजाइल मतलब इजीली आप उनको हैंडल नहीं कर सकते थे, खराब हो जाती थी, इंक फैल जाती थी, उसमें सीलन आ जाती थी, पेजेस खराब हो जाते थे, कैरी करना पॉसिबल नहीं होता था और इजीली उन्हें इवन पढ़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि राइटिंग कुछ वक्त के बाद फेड होने लग जाती थी। तो सर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ऑल्दो इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने आप में इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी कि सबसे पहले तो उसे कॉपी करने में ही बहुत टाइम लग रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है और उसको इजीली कॉपी नहीं किया जा पा रहा है। देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड। अब जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, अब जरूरत आने लग गई कि अब हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है जिससे कि बुक्स का प्रोडक्शन हम तेजी से बढ़ा सकें। और यही वो वक्त है, आप देखेंगे कि अर्ली 15th सेंचुरी में ऑल्दो वुड ब्लॉक्स का प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से हो रहा है, वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग टेक्निक का यूज हो रहा है और बहुत डाइवर्स तरीके से हो रहा है, लाइक टेक्सटाइल में, कपड़ों में, प्लेइंग कार्ड्स में, रिलीजियस पिक्चर्स में, सिंपल और ब्रीफ टेक्स्ट के साथ। लेकिन अभी भी जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। राइट, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में किताबों के, उनके अंदर पढ़ने के लिए ना बहुत ज्यादा जज्बात आ रहे हैं, दे वांटेड टू रीड मोर एंड मोर, एंड इसी कारण से बुक्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब कैसे हो पाया कि सर अब हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, और यह मैंने ये बताया ही है कि सर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि सर अगर नेसेसिटी है तो इन्वेंशन होगा ही। और इसी टाइम पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग जी ने, जब 1430 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया। सो फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, इट वाज डेवलप्ड बाय जोहान गुटेनबर्ग इन 1413। ही वाज फ्रॉम जर्मनी। गुटेनबर्ग बेसिकली वो एक मर्चेंट के बेटे थे और एग्रीकल्चर में वो काफी लंबे वक्त तक रहे थे। उस टाइम पे आप देखें तो ऑयल प्रेसेस जो होते थे वो भी यूज होते थे, और गुटेनबर्ग तो अपने आप में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, उन्हें ऑयल प्रेसेस चलाने आते थे, उन्हें वो गोल्ड स्मिथ का भी काम कर लेते थे, तो उन्हें ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आती थी। उन्होंने ऑलिव प्रेसेस और वाइन प्रेसेस देखे थे, एंड गोल्डस्मिथ होने के कारण उन्हें यह भी पता था कि आप कैसे अलग अलग माउल्ड्स बना सकते हो। सर उन्होंने इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मेटल कास्ट या मैकेनिकल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। 1448 तक आते आते उन्होंने उस पूरे सिस्टम को इतना परफेक्ट बना दिया कि अब उससे प्रिंटिंग हो सकती थी। और नया जो उन्होंने काम किया ना कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जगह उन्होंने मेटल के लेटर्स बना लिए। जैसे मुझे ईट लिखना है तो उन्हें ई बना लिया, ए बना लिया, टी बना लिया। अब मेरे को किसी भी प्लेट में कुछ प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे ई, ए और टी को फिक्स कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा। फिर मुझे कोई नया लेटर बनाना है या अल्फाबेट बनाना है, मैं इन सारे लेटर्स का इस्तेमाल करके इस प्लेट पे उस नए अल्फाबेट को बना सकता हूं। सो दिस इज हाउ जोहान गुटेनबर्ग जी का जो पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस था वो मेटल कास्ट प्रिंटिंग प्रेस था। 1448 तक आते आते उन्होंने सिस्टम को पूरी तरीके से परफेक्ट कर दिया, और सबसे पहली बुक जो इस प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश की गई थी, इट वॉज बाइबल। क्रिश्चियनिटी की जो होली बुक है, इट वॉज बाइबल। ऑलमोस्ट 180 कॉपीज प्रोड्यूस हुई थी 3 सालों के अंदर, और अगर देखा जाए तो उस टाइम पे भी ये बहुत फास्ट थी कि एक साल में आप ऑलमोस्ट 60 कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड विद इन 3 इयर्स ही प्रोड्यूस्ड 180 कॉपीज। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर मैं बात करूं तो सर वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा फास्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी। ये था उनका प्रिंट। अगर आप देखें तो ये हैंडल है, ये स्क्रू है, यहाँ पे प्लेट लगी हुई है जिसमें लेटर्स लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, इस फ्रेम में, इस प्लेट में उन लेटर्स को, सारे लेटर्स को जमाना है जो भी आपको प्रिंट करना है। इंक लगा के आपको इसे पुश करके पेपर में रब करना है, वापस हटाना है। फिर आपको कुछ नए लेटर्स जल्दी से सारे बना लिए एक पेज के, फिर उसे पब्लिश कर दिया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपको एक बुक में इतना लिखना है, तो आपने ये सारे इस प्लेट के अंदर ऑलरेडी ऐसा लिख के रख दिया। अब आप ऐसे 20 या 30 या 40 पेज एक साथ छाप सकते हैं, आपको बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल, इजी एंड फास्ट तरीका, राइट, सिंपल, इजी एंड फास्ट तरीका। उन्होंने ऐसे 26 जो रोमन कैरेक्टर्स थे वो डेवलप कर लिया, और फिर उनका यूज करके उन्होंने अलग अलग लेटर्स और अल्फाबेट का यूज करके प्रिंटिंग करनी शुरू कर दी, और इसे मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता था, मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन। और आने वाले 300 सालों तक इसी टाइप के प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा था, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का। Books could now be produced much faster than was possible when each print block was prepared by carving a piece of wood by hand। कि सर पहले प्रिंट ब्लॉक करने के लिए आपको अगर कुछ भी प्रिंट करना है ना, आपको उसके पूरा कार्व करना है, फिर नया प्रिंट ब्लॉक बनाना है। नहीं, अब आपको बार बार प्रिंट ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। आप लेटर्स का इस्तेमाल कीजिए, प्लेटन में लगाइए, और दोबारा से कुछ नया लिखना है, आप लेटर्स का इस्तेमाल करके वापस से अल्फाबेट बनाइए, प्रिंट कीजिए। The Gutenberg press could print 250 sheets on one side per hour।
और गुटेनबर्ग प्रेस जब वो और परफेक्ट हो गया तो 1 घंटे में वो 250 से ज़्यादा शीट प्रिंट कर सकता था एक पर्टिकुलर टाइम में। तो आप देखेंगे कि दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्दो इट वाज वेरी इनोवेटिव, बट अभी भी हाथ से लिखने की जो टेक्निक थी या जो हाथ मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन था वो अभी भी नहीं रुका। इनफैक्ट जो पहली प्रिंटेड बुक्स थी वो कहीं ना कहीं उनका आइडिया मैन्युस्क्रिप्ट से ही लिया गया था कि जैसे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी ना, वैसे ही मेटल कास्ट लेटर बनाए गए, उनकी बाउंड्रीज भी वैसी ही बनाई गई, उतना ही सुंदर उन्हें बनाने की कोशिश की गई। बट चूंकि अभी भी एरिस्टोक्रेट लोगों को एक अलग टेस्ट चाहिए था, उनको नहीं चाहिए था कि हमारी किताब बाकियों जैसी हो, तो क्या किया जाने लगा कि अब ऐसी प्रिंटेड बुक्स लाई जाने लगी जहां पे सिर्फ टेक्स्ट प्रिंटेड है ब्लैक कलर में, बॉर्डर छोड़ दी जाती थी, बाकी सारी स्पेसिंग दे दी जाती थी कि आप इनको लेकर जाइए बुक को, अब आप इनमें अपने हिसाब से अपना स्क्राइब लाकर उसे इल्यूमिनेट करा सकते हैं, सजवा सकते हैं। कि सपोज ये एक बुक है, तो इस बुक में क्या किया गया कि सिर्फ लेटर्स लिख दिए गए और इतना स्पेस छोड़ दिया गया। अब मैंने किसी व्यक्ति को बुलाया जो कि डिजाइनर है, उसने बढ़िया फूल पत्ती यहाँ पे बना दी अपने हिसाब से, मैंने उससे कहा कि भाई यहाँ पे मछलियां बना दो, उन्होंने मछलियां बना दी ऐसे करके, और मेरे को जिस भी टाइप का प्रिंट चाहिए मैं हर पेज में उसे अपने हिसाब से चेंज करा सकता हूं। सो दिस वाज अनदर वे जिससे कि ये कोशिश की जा सके कि सर ये रिच लोग इन प्रिंटेड बुक्स को खरीदे और उनकी जो नीड और डिमांड है वो उसको भी कंप्लीट कर सकें। 1450 से लेकर 1550 के बीच में पूरे यूरोप में ये प्रिंटिंग प्रेस तेजी में फैलने लगे, पूरे यूरोप में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो स्प्रेड होने लगी, एंड अल्टीमेटली दिस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इट बिकेम वेरी फास्टर। तो अब आप देखेंगे कि एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्यू, द नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस्ड वो भी बूम हो गई। कि पहले जहां 3 सालों में सिर्फ 3 या 4 बुक्स प्रोड्यूस होनी थी, अब 3 सालों में 4 सालों में लगभग 2-3 हज़ार बुक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक बूम आ गया मार्केट के अंदर। आप देखेंगे 1660 से 1450 से 1600 के बीच में अगर आप आके देखते हैं तो 20 मिलियन से ज्यादा बुक प्रोड्यूस हुई हैं इस पर्टिकुलर टाइम में यूरोप के मार्केट में, एंड 16 सेंचुरी तक आते आते वो 200 मिलियन हो गई हैं। कि 15-14 सेंचुरी में 20 मिलियन, 16 सेंचुरी तक आते आते 200 मिलियन। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने मैसिव स्केल में बुक्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। पहले जहां पे बाइबल को उन्होंने 3 सालों में सिर्फ 180 बाइबल की कॉपी प्रोड्यूस की थी, अब 16-17 सेंचुरी तक आते आते मार्केट में 200 मिलियन से ज्यादा किताबें अवेलेबल हो चुके हैं। This pace of printing, it was increasing very drastically, और इसी शिफ्ट को कहा गया the print revolution. The shift from hand printing to mechanical printing led to print revolution, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था? हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में जो शिफ्ट हुआ उसी को कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन। अब इस प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या फायदे हुए? सर इट वाज अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, जहां पर क्या हो रहा था कि आप बुक्स को हाथों से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग बुक्स मैकेनिकली। और अब चूंकि इतनी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो रही हैं, लोगों की लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो गई। कैसे? सर लोगों को नए नए आइडियाज मिलने लग गए, नई नई इंफॉर्मेशन मिलने लग गई, नॉलेज मिलने लग गई, उनके आसपास क्या चल रहा है उन्हें उसकी जानकारी लगने लग गई, और अब वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना शुरू हो गए। अब वो समझ सकते हैं कि उनके आसपास सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनको ज्ञान मिलने लगा। वो सिर्फ चर्च तक लिमिटेड नहीं है, या चर्च जो उन्हें बता रहा है सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है, वो खुद पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। It influenced popular perception and opened up new ways of looking at things. जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक नई रीडिंग पब्लिक भी एमर्ज हुई। कैसे? सर पहली चीज तो प्रिंट जो है बुक्स तेजी में प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी चीज बुक्स को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गया है। तो उसके कारण अब बुक्स बिकॉज चीप हो गई हैं, तो सर अल्टीमेटली बुक्स का प्रोडक्शन जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। टाइम और लेबर जो हर बुक को प्रोड्यूस करने के लिए लग रहा था वो भी कम हो गया है। इसके कारण मार्केट में बुक्स फ्लड होना शुरू हो गई हैं, और अब हर एक व्यक्ति के पास ये बुक अवेलेबल हो पा रही है, और अब हर व्यक्ति इन बुक को अफोर्ड कर सकता है और खरीद के पढ़ सकता है। अब जब बुक्स लोगों के बीच में इतना वाइडली अवेलेबल होने लग गई तो उसके कारण एक नया रीडिंग कल्चर जो है लोगों के बीच में डेवलप होना शुरू हो गया। पहले तो रीडिंग जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ एलिट्स के बीच में पॉपुलर थी, और सिर्फ रिच लोग या एलिट लोग जो होते थे वो रीडिंग करते थे। लेकिन अब कॉमन पीपल जो है वो उनके बीच में भी बुक्स जाने लगी। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एलीट लोग सिर्फ बुक्स को अफोर्ड कर पाते थे, पहली चीज क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो एलीट लोग ही वो बुक्स खरीदते थे, और नॉर्मल लोगों को सिर्फ ओरली चीजें पता होती थी, ओरली वो सुनते थे कि मैं अगर राम कथा की ही बात करूं, या मैं बाइबल की ही बात करूं, या मैं कुरान की ही बात करूं, या मैं गुरबानी की बात करूं। बहुत वक्त के बाद वो लिखी गई हैं, उससे पहले तो हर एक आइडिया, हर एक मैसेज सिर्फ और सिर्फ ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। आप कितनी ही लोक कथाएं सुनते हैं, वो सब और लोगों के बीच में ओरली ट्रांसमिट की जाती थी। क्यों? क्योंकि लोगों को पढ़ना नहीं आता, तो उतनी तेजी में और बुक्स उतनी ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं होती थी, राइट? वो इंडिविजुअली बैठ के बुक नहीं पढ़ते थे, और बुक्स चूंकि वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी और इतने लार्ज नंबर में प्रोड्यूस भी नहीं हो रही थी, कॉमन पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब प्रिंट रेवोल्यूशन के आने के कारण बुक्स जो है वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल तक पहुंच पा रही है। तो अब क्या हो गया है कि अब हियरिंग पब्लिक जो है वो एक नई रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ट्रांजिशन उतना सिंपल नहीं है। क्यों सर?
क्योंकि अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग लिटरेट नहीं हैं, दे आर इलिटरेट, वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो आप भले ही बुक कितनी ही पब्लिश कर लीजिए, बट लोगों को अगर पढ़ना आता ही नहीं है तो क्या बुक्स पब्लिश करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? डेफिनेटली नॉट सर, बुक्स पब्लिश करने भर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो फिर पब्लिशर्स ने कैसे नॉर्मल लोगों को परसुएट किया कि आप प्रिंटेड बुक्स को वेलकम कीजिए? टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क। उन्हें क्या करना था कि वो जो प्रिंट कर रहे हैं वो ऐसी चीजें प्रिंट करें जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पब्लिसाइज की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे एक्सेप्ट कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नॉर्मली एक मैथ्स की किताब पब्लिश कर रहा हूं बहुत तेजी में, तो क्या नॉर्मल लोगों के वो किसी काम की है? नहीं सर। बट वहीं पर मैं कोई कहानी, लोक कथाएं, कोई लोकगीत या पुरानी कोई स्टोरीज, ऐसा कुछ मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, फोक टेल्स प्रेजेंट कर रहा हूं, तो लोग उसे पढ़ना और सुनना जरूर चाहेंगे। तो पब्लिशर्स ने ऐसी चीजों को प्रिंट करना शुरू किया जो कॉमन लोग सुन सकें, एटलीस्ट कॉमन लोगों के बीच में फेमस हो। अब क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ उसे ओरली भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अब दोनों चीजें हो रही हैं कि सर जो चीजें ओरली अभी तक चले आ रही थी वो प्रिंट होने लगी, अब जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स इन विलेज एंड इन टैवर्न्स एंड टाउन्स। की सर इन सारी किताबों को लोगों के बीच में, ग्रुप्स में, कई सारे ग्रुप्स हो गए, जैसे नाटक कंपनियां होने लगी, वो खुलने लगी, वो अलग अलग गाँव में जाते थे, लोगों को ये पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, या कॉमन नॉर्मल गाँव के लोग ही जिन्हें पढ़ना लिखना आता था वो इन किताबों को लार्ज गैदरिंग के बीच में बैठकर पढ़ते थे, लोगों को सुनाते थे और लोग उसे एंजॉय करते थे। दस ओरल कल्चर दस एंडर्ड द प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। और हियरिंग पब्लिक जो थी और जो रीडिंग पब्लिक थी वो इंटरमिंगल हो गई कि जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो बात सेम होनी शुरू हो गई, उसमें कोई भी डिफरेंस आना नहीं शुरू हो रहा है। अब मैं अगर बात करूं कि अब जैसे जैसे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने तो प्रिंट को बहुत अच्छे से वेलकम किया, लेकिन कुछ लोगों के मन में इसी प्रिंट कल्चर ने एक फियर पैदा करना शुरू कर दिया। प्रिंट कल्चर ने एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी कि आप किसी भी एक आइडिया को वाइड पब्लिक के बीच में इजीली पब्लिसाइज कर सकते हैं, लोगों के बीच में इजीली किसी भी एक आइडिया को डिसैमिनेट कर सकते हैं, आप उनके बीच में किसी भी आइडिया को इजीली फैला सकते हैं। एंड दस अब जब लोग पढ़े लिखे होने लग गए, उनको पढ़ना लिखना आना शुरू हो गया, उन्हें चीजों के बारे में पता चलना शुरू हो गया, तो उन्होंने डिबेट और डिस्कशन करने शुरू किया। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि अब जो चीज आप जानते ही नहीं, अगर मैं उसके बारे में कोई चर्चा करूं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट मैं अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बात करूं जो आप सबने सुनी है तो डेफिनेटली आप उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे, आप अपने व्यूज उसमें बता पाएंगे। अब चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों के बीच में बहुत तेजी से स्प्रेड होनी शुरू हो गई है। एंड नाउ बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड नॉलेजेबल, अब वो चीजों के बारे में डिबेट करना शुरू कर रहे हैं, चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas। कि अभी तक लोगों को सिर्फ वही पता था जो चर्च और किंग उन्हें बताता था, कि वो ब्लाइंडली उन चीजों को एक्सेप्ट करते थे, ब्लाइंडली उन चीजों को फॉलो करते थे। लेकिन अब चूंकि उनके सामने नए नए आइडियाज आना शुरू हो गए हैं, उन्हें नए नए पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में पता चलना शुरू हो गया है, उनके आमने सामने इतने सारे नए नए विचार आने शुरू हो गए हैं, अब वो एस्टैब्लिश पब्लिक अथॉरिटी का अपोज कर सकते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि कैसे ये लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो लोगों को परसुएड कर सकते हैं सोचने के बारे में कि सर अभी तक ये जो चर्च और अथॉरिटीज हमें बताती हुई आई हैं वो सारी बातें गलत हैं। एंड इस तरीके से अलग अलग लोगों के बीच में ये प्रिंट जो है अलग अलग तरीके से फैला। तो कॉमन पीपल के लिए तो एनलाइटनमेंट था, लेकिन वहीं चर्च और अपर क्लास नोबिलिटी और किंग के लिए ये कहीं ना कहीं एक फियर की भावना पैदा कर रही थी कि लोगों को अगर सच्चाई पता चलनी शुरू हो गई तो वो तो हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, वो तो हमें रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। कि अभी तक चर्च और राजा ने अपना जो कंट्रोल बना रखा था नॉर्मल लोगों के मनों में, नॉर्मल लोगों की लाइफ में, उनको फोर्स कर रहे थे वो टैक्स पे करने के लिए, ये बोलकर कि ये भगवान ने कहा है या भगवान से जुड़ा हुआ है। अब लोगों को जब पता चलना शुरू हुआ कि इसका रिलीजन से लेना देना कोई नहीं है, उन्हें रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी के बारे में पता चलने लगा, उन्हें राइट्स के बारे में पता चलने लगा, तो लोगों ने इस अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया। और चर्च और राजा इनको ये प्रिंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था इसी कारण से। और इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे लोग जिन्हें ये प्रिंट पसंद नहीं आ रहा था वो इस वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स और इस प्रिंट मटेरियल का बहुत जोर शोर से अपोजिशन कर रहे थे। एंड इवन ये भी भरोसा, ये भी फियर लोगों के बीच में फैल रहा था कि अगर प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा गया तो आज तक जो हम अपनी सेक्रेट बुक्स को लेकर आ रहे हैं, सेक्रेट बातें बता रहे हैं, लोग उन पे भी भरोसा करना बंद कर देंगे। और इसके कारण क्या होगा, हमारा जो वैल्यूएबल लिटरेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क्स एज वेल एज बाय मेनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट, ये एंग्जाइटी हमें देखने को मिलती है हमारे आसपास की। ये जो एंग्जाइटी है कई सारे राइटर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, कई सारे मोनार्क्स, कई सारे प्रीस्ट इस एंग्जाइटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1517 में इसी प्रिंट का सबसे बड़ा जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता था वो था प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म क्या था
आप सब जानते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। अपर 2 क्लासेस जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी थी, उन्होंने पूरी सोसाइटी के अंदर एक कंट्रोल जमा कर रखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ रिलीजन। लेकिन 1517 में आते आते तक ये जब नए नए आइडियाज प्रिंट होना शुरू हुए, नए नए आइडियाज जो है इवॉल्व होना शुरू हुए, लोगों के बीच में स्प्रेड होना शुरू हुए, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता आनी शुरू हुई। और उसी जागरूकता के चलते एक बड़े सोशल रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने इस ऑर्थोडॉक्स चर्च का खुले तौर पर अपोजिशन कर दिया। उन्होंने कहा कि चर्च हमें जो भी सीख दे रहा है वो सब गलत है, वो बाइबल का जो इंटरप्रिटेशन हमें दे रहे हैं वो गलत है, वो सब कुछ सिर्फ अपने यूज के लिए, अपने एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बाइबल का ऐसा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, जबकि भगवान ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। 1517 में मार्टिन लूथर किंग, जो कि एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे, उन्होंने एक थीसिस, एक पैम्फलेट लिखा विच वाज कॉल्ड 95 थीसिस, और उन्होंने विटनबर्ग चर्च के डोर पे उसे चिपका दिया, ऑर्थोडॉक्स चर्च को अपोज करते हुए कि यहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो करप्ट हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, रिलीजन का गलत मतलब लोगों को बता रहे हैं। It challenged the church to debate his ideas। यहीं से आप देखेंगे कि लूथर की ये जो राइटिंग है तेजी से फैलना शुरू हुई, लोगों के बीच में जाने लगी, लोगों को रियलाइज होना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सही कह रहा है, और वहीं से एक नया डिवीजन शुरू हुआ क्रिश्चियनिटी के अंदर, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इवन लूथर जी ने बाइबल की एक नई टेस्टामेंट लिखी, लूथर जी ने बाइबल का एक नया ट्रांसलेशन लिखा जो कि सिंपल शब्दों में था और ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो हमें बाइबल का इंटरप्रिटेशन दे रहा है वो गलत है और हमें इस इंटरप्रिटेशन को मानना है, और इसे कहा गया न्यू टेस्टामेंट। जब ये पब्लिश हुआ तो इसकी 5000 से ज्यादा कॉपी लोगों के बीच में बिक गई, और अब लोगों के अंदर एक नया थिंकिंग आना शुरू हो गया, एक नया आइडिया आना शुरू हो गया जब उन्होंने इस नए टेस्टामेंट को पढ़ा, और लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अब रिलीजन को हम अपने हिसाब से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। रिलीजन सिर्फ वो नहीं जो हमें चर्च बता रहा है, या रिलीजन वो सिर्फ वो नहीं जो अभी तक हमें बताते आया गया है। रिलीजन एक पर्सनल बिलीफ है, और उसे हम अपने पर्सनल बिलीफ को हम जैसा चाहें वैसा इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम भगवान को जिस रूप में चाहें उस रूप में पूछ सकते हैं, और इन सारे डोगमास, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से हम खुद को फ्री कर सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ ये अपोजिशन, और इसी को कहा गया प्रोटेस्टेंटिज्म। और इसीलिए लूथर ने यह भी कहा कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, की प्रिंटिंग जो है गॉड का सबसे ग्रेटेस्ट और व्हाट वी कैन से अल्टीमेट गिफ्ट है भगवान का। धीरे धीरे करके अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने आइडियाज प्रिंट करने शुरू किए। लूथर जी की राह पर चलते हुए उन्होंने अपने रिलीजियस आइडियाज, अपने पॉलिटिकल आइडियाज, अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज लोगों के बीच में स्प्रेड करना शुरू किया, और उन्होंने एक नया वर्ल्ड व्यू देना शुरू किया लोगों को। जहां तक वो भी एक छोटे से वर्ल्ड व्यू में सिमटे हुए थे, लोगों के सामने उन्होंने कई नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड करने शुरू किए, कई रेवोल्यूशनरी विचार प्रेजेंट करने शुरू किए, और उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि सर किस तरीके से हम लोगों के माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों के अंदर एक नई थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, और लोगों को ये बता सकते हैं कि अभी तक जो चर्च ने हमें बताया वो पूरी तरीके से गलत था। इसी राह पर चलते हुए अब पुअर लोगों ने, नॉर्मल लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने इंटरप्रिटेशन देने शुरू किए, अपने धर्म को लेकर इंटरप्रिटेशन देने शुरू किए। जैसे मैं बात करूं कि 16th सेंचुरी में देयर वाज वन पर्सन, मेनोकियो। ये इटली में एक मिलर थे, मिल चलाते थे, मिल की मशीन में काम करते थे। उन्होंने बिक्स पढ़नी शुरू की जो उनके आसपास अवेलेबल थी, और उन्होंने अपने आइडियाज देने शुरू किए। उन्होंने अपने आइडियाज बताने शुरू किए बाइबल को लेकर, गॉड को लेकर, क्रिएशन को लेकर, डिविनिटी को लेकर, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च अभी तक बताते आ रहे थे, और मेनोकियो ने उन सब का अपोजिशन किया। जब रोमन चर्च को इसके बारे में पता चला तो रोमन चर्च ने इंक्विजिशन शुरू किया। इंक्विजिशन का मतलब क्या कि चर्च बेसिकली एक रिलीजियस व्हाट वी कैन से कोर्ट चलाता था कि अगर उनके रिलीजन के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसे उस कोर्ट में ले जाके सजा दी जाएगी। मेनोकियो के अगेंस्ट में इंक्विजिशन चलाया गया, उसे 2 बार इवन एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश की गई, 2 बार उसे पकड़ा गया, और दूसरी तीसरी बार में उसे एग्जीक्यूट करके मार दिया गया। लेकिन बातें सिर्फ वहां तक नहीं रुकी हैं। वो एक व्यक्ति को तो रोक सकते थे लेकिन सबको नहीं रोक सकते थे। चर्च के अंदर एक खौफ आने शुरू हो गया, तो चर्च ने लोगों को यह बताना शुरू किया कि प्रिंट गलत है, प्रिंट सही नहीं है, ये जो बुक्स पढ़ के लोग बातें कर रहे हैं ये सब डेविल्स के अंडर में है, दे आर पोजेस्ड बाय डेविल। डेविल इन पे कंट्रोल कर रहा है, जो बुरी शक्तियां हैं, बुरी आत्माएं हैं, इन पे कंट्रोल कर रही हैं और उनसे ये सब फालतू बातें करवा रही हैं। और इवन चर्च ने खुद एक इंडेक्स मेंटेन करना शुरू किया, उसको कहा गया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, की जो भी बुक्स राजा या चर्च के अगेंस्ट में लिखी जा रही हैं उन सबका एक इंडेक्स बनाना शुरू किया और उनको बैन करना शुरू किया 1558 से। लेकिन ये चर्चा सिर्फ वहां तक नहीं रुकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से चर्च ने खुद को बचाने के लिए ऐसी इमेजेस प्रिंट करवानी शुरू की कि आप देख रहे हैं कि ये जो लोग किताबें लिख रहे हैं या प्रिंटिंग कर रहे हैं उनसे ये सारा काम डेविल करवा रहा है, तो इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो सब गलत हैं, वो सब गॉड के अगेंस्ट हैं और आपको इन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना है, इन सारी बातों को नहीं मानना है।
अब चूंकि इतनी तेजी से प्रिंट होना शुरू हो गया था, एक नई पब्लिक जो है वो पढ़ने वाली, वो एमर्ज होना शुरू हो गई। एक नई पब्लिक जो डेवलप होना शुरू हुई, वो पढ़ने वाली पब्लिक होना शुरू हुई। लोगों के बीच में पढ़ने का जो चलन है वो तेजी से फैलना शुरू हो गया, और इसी को कहा गया रीडिंग मेनिया। कि सर 19th सेंचुरी तक आते आते अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में यूरोप के चर्चेज ने स्कूल सेटअप करने शुरू कर दिया, अथॉरिटीज ने स्कूल सेटअप करने शुरू कर दिए, जिसके कारण यूरोप का लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हुआ। और जब लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने किताबें पढ़नी शुरू की, और इसी को कहा गया रीडिंग मेनिया। People wanted books to read and printers produced books in the ever increasing numbers. New forms of popular literature appeared in print targeting new audience. कि सर अब तेजी से एक नई रीडिंग पब्लिक जो है वो डेवलप होना शुरू हो रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स को पढ़ना चाह रहे थे, और वहीं पे प्रिंटर भी ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश करना चाह रहा था। अब कोशिश ये हो रही थी कि हम वाइड रेंजिंग बुक्स को पब्लिश करना शुरू करें, सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट को फोकस ना करते हुए हम वाइड रेंजिंग एरियाज में बुक्स को पब्लिश करना शुरू करें। कोशिश करें कि हर एक एस्पेक्ट में हम बुक्स को पब्लिश करें, हर एक नए नए तरीकों से बुक्स को पब्लिश करें। बुक सेलर्स एम्प्लॉय किए जाने लगे ताकि वो अलग अलग जाके लोगों को बुक बेचें। आप देखेंगे कि कई सारे एल्मैनाक्स, रिचुअल कैलेंडर्स जो हैं वो पब्लिश होने लगे, जो कि नॉर्मल लोग तो खरीदेंगे। कैलेंडर तो हर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, एल्मैनाक तो हर कोई व्यक्ति खरीदता है, हम सबके घरों में होता है। तो प्रिंटर्स ने बेसिकली ऐसी टेक्निक्स उठानी शुरू की जिससे कि वो अपनी वाइडर रीच पॉसिबल जो है उसे मेंटेन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सकें, और इन बुक्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर्स सच एज एंटरटेनमेंट और ये सारी चीजें भी लोगों के बीच में फैलने लग गई। जैसे मैं बात करूं कि छोटी छोटी सस्ती सस्ती बुक्स तक इन प्रिंटर्स ने पब्लिश करनी शुरू की, कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है वो इन बुक्स को अफोर्ड कर सके, खरीद सके और पढ़ सके। जैसे इंग्लैंड में जो बुक चलती थी उसे कहा गया पेनी चैप बुक्स। जो पैडलर होता था, जो इन बुक्स को लेकर आता था, बेसिकली वो लोकेलिटी टू लोकेलिटी इन बुक्स को अपनी साइकिल में लेकर घूमता था, और सिर्फ एक पेनी, अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं तो समझिए ₹1 में वो बुक प्रोवाइड कराता था। These books were known as penny chap books so that even the poor person can afford those books. फ्रांस में ये जो सस्ती बुक्स होती थी उनको कहा जाता था बिब्लियोथिक ब्लू, जो कि बहुत लो प्राइस्ड बुक्स होती थी, और उनको बिब्लियोथिक ब्लू इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके ऊपर ब्लू कलर का एक कवर होता था। उसके अलावा नई प्रिंटिंग्स होने लगी, रोमांसेस प्रिंट करने लगे वो, जो कि 4 to 6 पेजेस की होती थी, और उन्होंने सीरीज निकालनी शुरू की कि सर उन्होंने एक छोटी सी 4 से 5-6 पेज की स्टोरी पब्लिश करके लोगों के बीच में पब्लिश करनी शुरू कर दी। एक छोटी सी कहानी या रोमांसेस या पुराने आइडियाज, पुरानी लोक कथाएं, वो छोटी छोटी बुक्स में पब्लिश करके लोगों के बीच में फैलानी शुरू कर दी। इवन उन्होंने सीरीज निकालनी शुरू कर दी कि सपोज 6 पेज की एक छोटी सी कहानी निकाली, फिर अगले पेज में आपको अगले बार आपको वेट करना है कि उसमें क्या क्या पब्लिश हुआ था। पास्ट के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना शुरू किया, हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। लोगों को यह सब पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग गया। अलग अलग साइज, अलग अलग पर्पस के लिए बुक्स लिखी जाने लगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी तक आते आते पीरियोडिकल प्रेस का डेवलपमेंट होने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिकल प्रेस मतलब जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, वो प्रेस डेवलप होने शुरू हुए। और इन्होंने किस चीज की इंफॉर्मेशन देनी शुरू की? इन्होंने इंफॉर्मेशन देनी शुरू की करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट, कि आखिर अभी प्रेजेंट सिनारियो में देश दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। न्यूज़पेपर, जर्नल्स में इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दी जाने लगी, वॉर्स को लेकर इंफॉर्मेशन दी जाने लगी, ट्रेड डेवलपमेंट को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, पूरे देश समाज दुनिया में क्या चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन इन पीरियोडिक जर्नल्स से लोगों को पहुंचाई जाने लगी। उसके अलावा जैसे नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, फिलोसोफर्स जो अपनी नई फिलोसफीज दे रहे थे, वो सब भी इन पेपर्स में छापी जाने लगी, और वाइड रेंज पे ये आइडियाज जो हैं लोगों के बीच में फैलने लगे, डिसैमिनेट होने लगे। पुराने एंशिएंट टेक्स्ट और जो साइंटिफिक टेक्स्ट हैं, जो कि टिपिकल लैंग्वेज में लिखे थे और लोगों ने आज तक पढ़े नहीं थे, उन्हें पब्लिश किया जाने लगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। और सिर्फ लिखा ही नहीं जा रहा था या प्रिंट ही नहीं किया जा रहा था, डायग्राम्स भी पब्लिश किए जा रहे थे, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं एटलीस्ट वो डायग्राम देके उन चीजों को समझ सकें। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट की मैं बात करूं, साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन, जब वो कुछ भी नई डिस्कवरी कर रहे थे तो वो उसको पब्लिश करना शुरू कर रहे थे, और लोग जब उन डिस्कवरीज को पढ़ रहे थे उनका माइंडसेट ब्रॉड होता जा रहा था। जैसे ग्रेविटेशन की उन्होंने शुरुआत की, या कई सारे उससे पहले गैलीलियो वगैरह जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश करने शुरू किए। लोगों ने उसको पढ़ा, लोगों को अंदर एक नया रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया, लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि चर्च अभी तक हमें यह बताता था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और पूरा यूनिवर्स जो है अर्थ के अराउंड घूमता है। गैलीलियो ने बताया कि नहीं, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और यूनिवर्स में कई सारे सोलर सिस्टम है। पीपल वर लाइक या समवेयर दिस गाय इज राइट। वो अपने प्रैक्टिकल जो
ऑब्जर्वेशंस करते तो उनकी पिक्चर्स पब्लिश करने लगे, तो लोगों को समझ आने लगा कि चर्च अभी तक जो हमें बता रहा था वो सब गलत बातें बता रहा था। इवन जो नए नए फिलोसोफर्स आने शुरू हुए, जैसे थॉमस पेन, जीन जैक रूसो, वोल्टेयर, इन्होंने नए नए पॉलिटिकल आइडियाज देने शुरू किए कि सर ये राजा या मोनार्की जो है ये डिवाइन नहीं है, ये डिवाइन नहीं है, इसे भगवान ने नहीं भेजा है, ये तो हम सब ने खुद बनाया है। उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करनी शुरू की। उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि हमारे पास कुछ अपने राइट्स हैं जिनके लिए हमें आवाज उठानी है और जिनके लिए हम लड़ सकते हैं। और जो साइंस, रीजन, रैशनैलिटी की जो बातें हैं कि इन्होंने लॉजिक्स की बात करनी शुरू की कि सोसाइटी में अब जो भी चल रहा है आपको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको हर एक चीज को सवाल करना है, हर एक चीज का लॉजिक ढूंढना है, हर एक चीज का रीजन ढूंढना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, एंड फिर उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसके बाद उसे फॉलो करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रेम्बल देयरफॉर टीरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे जैसे लोगों को ये सारे नए आइडियाज आने शुरू हुए, नए आइडियाज मिलने शुरू हुए, उन्होंने सोचना शुरू किया, उन्होंने डिबेट्स और डिस्कशन करने शुरू किया और उन्हें समझ आने लगा कि हमारे आसपास ये जो पूरा नेक्सस बनाया गया है ये सब गलत है। बाय मिड 18th सेंचुरी देयर वाज कॉमन कन्विक्शन कि बुक्स जो है वो नए नए आइडियाज, प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट के आइडियाज को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और कई सारे लोगों ने इवन ये भी बोला या उनका ये मानना था कि बुक्स जो है वो हमारे पूरी सोसाइटी को लिबरेट कर सकती हैं, आजाद कर सकती हैं, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी का डोमिनेशन है उसे खत्म कर सकती हैं और एक ऐसा समाज लेकर आ सकते हैं जहां पे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या पुरानी थिंकिंग से रूल नहीं चलेगा, बल्कि रीजन और लॉजिक का जो रूल है वो होगा। इसी में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, जो कि एक नोवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी में। और उन्होंने क्या कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे पावरफुल इंजन है, किस चीज का? प्रोग्रेस और पब्लिक ओपिनियन का। और ये जो इंजन है ये डेस्पोटिज्म को हटा के खत्म कर देगा। ये प्रिंटिंग प्रेस ही है जो डेस्पोटिज्म को खत्म करेगा। डेस्पोटिज्म मतलब क्या कि सर यहां पे जो राजा रूल कर रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रूल कर रहा है, अपनी ही बातों में, किसी की बात नहीं सुन रहा है। वो तानाशाह जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेस्पॉट। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो कि 18th सेंचुरी नॉवेलिस्ट थे, उनका यही मानना था कि इस बुक्स के आने से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये जो डेस्पोटिक रूलर है इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, इसका रूल जो है खत्म हो जाएगा। वो अपनी नॉवेल्स में कई बार ऐसा दिखाते थे कि जो उनकी नॉवेल का हीरो होता था वो किताब पढ़ के किस तरीके से बदल गया और समाज में कितना बड़ा बदलाव लेकर आया। और इसी कारण से उन्होंने लिखा कि ट्रेम्बल देयरफॉर टीरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। कि सर जो जितने भी ये तानाशाह हैं जो अभी तक इतना रूल चलाते हुए आए हैं, इतना एक्सप्लॉइटेटिव ऑपरेसिव रूल चलाते हुए आए हैं, वक्त आ गया है कि अब आपको डरना पड़ेगा। किससे? सर प्रिंट कल्चर से और जो राइटर्स किताबें लिख रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि अब इन्होंने वो जिम्मेदारी उठा ली है कि अब ये लोगों को एनलाइटन करेंगे, लोगों को इन आइडियाज के बारे में बताएंगे जो कि आपने अभी तक उनसे दूर रखा है। उन्हें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में पता चलना शुरू हो गया है और लोग अब आपकी सत्ता का अपोजिशन करेंगे, आपके अपोजिशन करेंगे और आपका रूल बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अब प्रिंट इतना इंपॉर्टेंट हो चुका था तो कई सारे लोगों का यह भी मानना था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें भी प्रिंट का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मैनी हिस्टोरियंस दे आर्ग्यूड कि प्रिंट रेवोल्यूशन और प्रिंट कल्चर अल्टीमेटली लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, की जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक, इतना मैसिव रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं इट वाज कॉज्ड बाय प्रिंट कल्चर ओनली। और जनरली वो 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसके लिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि सर प्रिंट के आने के कारण ही एनलाइटमेंट थिंकर्स के जो आइडियाज थे वो पॉपुलराइज होना शुरू हुए। और ये बात कहीं ना कहीं सही थी। हमने अभी देखा जीन जैक रूसो, वोल्टेयर, थॉमस पेन, ये सारे पॉलिटिकल थिंकर्स अपने जो आइडियाज दे रहे थे इनके पब्लिसाइजेशन का काम प्रिंट ही कर रहा था। लोगों के बीच में मैसिवली ये आइडियाज जाना शुरू हो रहे थे। डेस्पोटिक रूल को उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया था। मेनोकियो या मर्सियर की मैं बात करूं तो उन्होंने भी ऐसे नॉवेल्स लिखने शुरू किए जहां पर डेस्पोटिक रूल को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये सारा चैलेंज जो था लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट जगाना शुरू कर रहा था। लोगों को इस चीज पे मजबूर कर रहा था कि वो इन सब चीजों के ऊपर दोबारा से सोचें, इन सारी चीजों के ऊपर एक बार वापस से चिंतन मनन करें और समझें कि आखिरकार इस सोसाइटी में चल क्या रहा है। दे आर्ग्यूड फॉर द रीजन ऑफ रूल, कि सर ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ये सोशल राइटर्स थे, ये बात करने लगे कि आपको हर चीज का रीजन ढूंढना है, हर चीज का लॉजिक ढूंढना है। सोसाइटी में क्या चल रहा है आपको वो आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है। रादर एवरीथिंग शुड बी जज्ड थ्रू रैशनैलिटी, कि आपको रैशनल होना है, आपको समझदार होना है, आपको लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है। एंड अगर तब कोई चीज उस चीज को वेरीफाई कर पा रही है तभी आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और इन्हीं सब चीजों के चलते उन्होंने किंग की अथॉरिटी, उन्होंने किंग की पावर, उन्होंने चर्च की पावर को अटैक करना शुरू किया कि सर ये चर्च, ये किंग, ये सब सिर्फ एक हमारे द्वारा बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्हें किसी भी भगवान या किसी भी गॉड ने मैंडेट नहीं दिया है
और ये जो कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सवाल उठाना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वोल्टेयर, रूसो, इन सब ने जब लिखना पढ़ना शुरू किया, इनके आइडियाज जब स्प्रेड होने शुरू हुए, तो लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारे टर्म्स के बारे में समझ आने लगा और उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर सवाल उठाने शुरू कर दिए डेस्पोटिक रूल के अगेंस्ट, अथॉरिटी के अगेंस्ट, और उन्होंने पूछना शुरू किया कि सर अभी तक आप जो कर रहे थे वो सही था कि नहीं, और अगर नहीं है तो उन सब चीजों को बंद करना है, हमें सोशल सिस्टम को चेंज करना है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अब जैसे जैसे आइडियाज फैलते जा रहे थे, लोगों के बीच में एक नया डिबेट और डिस्कशन का जो आइडिया है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया था कि लोगों ने डिबेट करनी शुरू कर दी, डिस्कशन करने शुरू कर दिए, लोगों ने आपस में चर्चाएं करनी शुरू कर दी कि आखिर ये समाज में जो चल रहा है क्या वो सच में सही है या गलत है। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जब वो चीजें पढ़ के उन्हें अपने सोशल स्टैंडर्ड्स के बारे में समझ आने लगा, सोसाइटी के बारे में समझ आने लगा, तो उन्होंने उसके बारे में चर्चा करनी शुरू की। लोगों के बीच में आखिर चर्चाएं होने लगी, ये आइडियाज और ज्यादा स्प्रेड होने लगे। अब लोगों के अंदर नए सोशल आइडियाज डेवलप होने लगे, नए सोसाइटी को हमें किस तरीके से बनाना है वो डेवलप होने लगा कि सर 4 लोग बैठे हैं, उन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया कि चर्च जो हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो 3 लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया, ऐसे करके और लोग भी आए, चर्चा आगे बढ़ती गई एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से एक सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी तक लोग चर्च और किंग की अथॉरिटी से डरते थे, उनको एक फियर था, वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आगे आकर चर्च और किंग की अथॉरिटी को अपोज कर सकें या उन्हें किसी भी तरीके से डिमीन कर सकें। लेकिन जब 1780 से एक नया लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ तो वहां पे मेन फोकस किस पे हुआ? मॉकरी के ऊपर, कि सर अब इनका उपहास उड़ाया जाने लगा, उनकी मोरालिटी के ऊपर सवाल उठाया जाने लगा कि देखिए सर किस तरीके से थर्ड क्लास जो है, थर्ड एस्टेट जो है, इतनी मेहनत कर रहा है और चर्च और किंग इतनी रॉयल लाइफ जी रहे हैं। लोगों ने वो देखना शुरू किया, उन्हें वो समझ आने लगा कि ये जो शार्प डिस्टिंक्शन है सोसाइटी में वो कैसे चला आ रहा है कि सर एक तरफ राजा और चर्च है जो आम लोगों से टैक्स वसूल के, और टैक्स वसूल के वो तो लैविश लाइफ जी रहे हैं, पूरा स्ट्रगल थर्ड एस्टेट कर रहा है और अभी भी उनकी लाइफस्टाइल जो है उतनी ही खराब है। तो इन सब चीजों के ऊपर मॉकरी होने लगी, उन सब चीजों के ऊपर मोरल क्वेश्चन होने लगे और इन सब चीजों के चलते मॉरल सवाल उठाए जाने लगे कि ये जो सोसाइटी में अभी चल रहा है क्या वो सही है कि नहीं। और कार्टून्स और कैरिकेचर्स बनाए जाने लगे थर्ड क्लास और नोबिलिटी के ऊपर और किंग के ऊपर, एंड अल्टीमेटली लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि नहीं, अभी तक हम जिन्हें डेस्पोटिक रूल समझ रहे हैं या डेस्पोटिक रूल का सिंबल समझ रहे हैं वो उतना पावरफुल नहीं है और हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। और कहीं ना कहीं इस लिटरेचर ने ये हेल्प की कि आप कैसे मोनार्की को अपोज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड करने में हेल्प की। तो हमने देखे टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स, पहला स्प्रेड ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज, सेकंड अ न्यू स्फीयर ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन, एंड थर्ड अ न्यू लिटरेचर दैट मॉक्ड द मोरालिटी ऑफ किंग्स एंड नोबिलिटी, राइट। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्रिंट अपने आप में आपको ये नहीं लग रहा होगा कि प्रिंट ने अपने आप में कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड कर दिया है डायरेक्टली, बट इन सारे आर्ग्यूमेंट से हमें क्या समझ आ रहा है कि सर इन सारी चीजों से लोगों को एक नया सोचने का तरीका मिलना शुरू हो गया, लोग थोड़े से एडवांस्ड होना शुरू हो गए, लोगों के अंदर एक नई सोचने की क्षमता आने लग गई, उनके अंदर नए विचार आने लग गए। और जब उनके अंदर ये नए विचार आने शुरू हुए तो उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू किया, उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से देखना शुरू किया, उन्होंने सवाल उठाने शुरू किया। और अल्टीमेटली जब उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए तो वहीं से एक बदलाव का दौर जो है शुरू हो गया। एंड अल्टीमेटली 1789 में हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसके बाद मैसिव चेंजेस आए फ्रांस के अंदर कि सर मोनार्की खत्म करके रिपब्लिक स्टैब्लिश कर दी गई, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन की बात की गई। सो प्रिंट रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन सारे आइडियाज को लोगों के बीच में स्प्रेड करने में और लोगों को जागरूक करने में कि आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो डेस्पोटिक अथॉरिटी अभी तक चली आ रही है वो पूरी तरीके से गलत है। अब हम देखते हैं 19th सेंचुरी में, हम आते हैं 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक आते आते हमें पता चलता है कि लिटरेसी रेट यूरोप में बहुत अच्छे से बढ़ना शुरू हो गई है और मेजरली अब चिल्ड्रन और वुमेन पर भी फोकस हो रहा है। जैसे आप देखें कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यूरोप में कंपलसरी हो गया था लेट 19th सेंचुरी तक आते आते, तो चिल्ड्रन भी अब एजुकेटेड होना शुरू हो गए थे, वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए थे रीडर्स के। और अब जो न्यू टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है स्कूल टेक्स्ट बुक, कि सर बच्चों के लिए आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्कूल टेक्स्ट बुक, फेरी टेल्स और जो फोक टेल्स हैं वो सारी चीजें। तो बच्चों के लिए एक अलग प्रेस डेवलप किया गया, कब सर? फ्रांस में 1857 में एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए वो प्रेस डेवलप किया गया और इस
प्रेस का क्या काम था कि बच्चों के लिए किताबें पब्लिश करनी है जिसमें ओल्ड फोक टेल्स, पुरानी लोक कथाएं, पोम्स और फेरी टेल्स पब्लिश करना है। ग्रिम ब्रदर्स जो थे, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जर्मनी के अंदर। ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये चिल्ड्रन पब्लिशिंग प्रेस को डेवलप करने में। उन्होंने काफी लंबा वक्त स्पेंड किया लोगों के बीच में जाकर, पीजेंट्स के बीच में जाकर काफी सारी लोक कथाएं, लोक गाथाएं, कहानियां, किस्से, पोम्स को इकट्ठा किया और उन्होंने इसको पब्लिश किया 1812 में। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा बच्चों के पब्लिकेशन को डेवलप करने में, बच्चों के बीच में रीडरशिप को बढ़ाने में। और अब चूंकि पूरा कंटेंट बच्चों के ऊपर फोकस कर रहा था, तो ऐसी कोई भी चीज जो बच्चों के मानसिक और विकास में और या शारीरिक विकास में किसी भी तरीके से अवरोध उत्पन्न कर सकता था, उन सबको सेंसर कर दिया जाता था, उन सबको हटा दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कि सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट पब्लिश किया जाए जो कि बच्चों के लिए अच्छा हो। तो आप देखेंगे कि अब ये जो रूरल लोक कथाएं अभी तक चली आ रही थी, वो धीरे धीरे करके बच्चों के बीच में फेमस होना शुरू हो गई। सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये वो एरा था जब विमेन भी पढ़ी लिखी होना शुरू हो रही थी, राइट। विमेन दे बिकेम एन इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड रीडर्स एज वेल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नई नई मैगजीन्स, जिनको पेनी मैगजीन्स कहा जाता था, एक पेनी में मिल जाती थी, वो विमेन के लिए लिखी जाने लगी, जहां पर कुछ बेसिक जो उनकी लाइफस्टाइल होती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि कुकरी से रिलेटेड बुक आ गई, या फिर आप डेकोरेशन से रिलेटेड आ गई, हाउस कीपिंग से रिलेटेड आ गई। तो ऐसी सारी बुक्स महिलाओं के लिए पब्लिश की जाने लगी। और जब नोबल या पढ़ी लिखी महिलाएं उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी खुद की आत्मकथाएं लिखनी शुरू की, उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफीज लिखनी शुरू की। इंपॉर्टेंट वुमेन के मैं नाम बताऊं तो जॉर्ज इलियट, ब्रॉन्ट सिस्टर, जेन ऑस्टिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट हैं उस टाइम पे, जहां पर विमेन ने आगे आकर किताबें लिखनी शुरू की और पर्टिकुलरली नॉवेल्स लिखनी शुरू की, ऑटोबायोग्राफीज लिखनी शुरू की और अपने बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। और अब जो एक नई इमेज बन रही है विमेन की, वो पुरानी इमेज से कहीं ना कहीं बहुत अलग है। पुरानी इमेज कैसी है कि विमेन को डोमिनेट किया हुआ है मैन ने, पैट्रियार्की चल रही है, विमेन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये जो नई इमेज अब फॉर्म होकर आ रही है, जब ये महिलाएं अपने बारे में लिख रही हैं या अपने नॉवल लिख रही हैं, तो उसमें वो प्रोटोगोनिस्ट जो होती थी या जो वो मेन कैरेक्टर होता था, वो महिला ही रखी जाती थी। और उस महिला को अब बहुत शक्तिशाली, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली महिला की तरह दिखाया है। और कहीं ना कहीं विमेन की एक नई इमेज जो है सोसाइटी के अंदर फॉर्म होना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास, वर्किंग क्लास थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ना लिखना शुरू किया। और उनके लिए अब क्या किया जाने लगा, लैंडिंग लाइब्रेरीज की। सर लाइब्रेरी सेटअप होने लगी कि कोई बात नहीं, आप अब देखिए ऐसा होता है ना कि हमने कोई एक बुक खरीदी, नॉवेल खरीदी, सपोज नॉवेल उस टाइम पे बड़ी महंगी आ रही थी, हमने वो नॉवेल खरीदी, बट एक बार अगर नॉवेल पढ़ रही तो अब उसका कुछ काम नहीं है, तो देन व्हाट। तो इसी कारण से उतना पैसा ना पे करके आप क्या करेंगे कि आप लाइब्रेरी जाएंगे, वहां से आपने लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली, अब आप पूरे साल वहां से किताबें लेके आ सकते हैं, आपको वो किताबें बार बार खरीदनी नहीं पड़ेंगी। तो एक बुक के प्राइस में ही आप लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले सकते हैं। सर सिंपल है ना, आप जाइए, बुक वहां से लीजिए और उनको वापस लौटा दीजिए। ऐसी लाइब्रेरीज यूरोप में बहुत तेजी से एस्टैब्लिश होना शुरू हुई थी 17वीं सेंचुरी से। 19वीं सेंचुरी तक आते आते इंग्लैंड में ये लाइब्रेरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी, क्योंकि इन्हीं लाइब्रेरीज के थ्रू जो लोकल क्लास पीपल थी, जो लो लेवल क्लास पीपल थी, उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, जैसे वर्कर्स, आर्टिजन्स, लोअर मिडिल क्लास पीपल, ऑल दोस पीपल। इनफैक्ट कई बार सेल्फ एडुकेटेड या सेल्फ एम्प्लॉयड मिडिल क्लास लोगों ने भी अपने बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो चल रहा है उसके बारे में लिखना शुरू किया, एंड कहीं ना कहीं दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे इनोवेशंस भी होने शुरू हो गए थे प्रिंट के स्फीयर में। हमने देखा कि सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटेनबर्ग जी ने डेवलप किया था 1448 में जर्मनी में, लेकिन वो मेटल कास्ट प्रिंट था, राइट। मेटल कास्ट प्रिंट था, या हैंड प्रिंटिंग जो वहां पे अभी भी हो रही है, मैकेनिकल प्रिंटिंग जो हो रही थी, मेटल कास्ट प्रिंटिंग थी। अब समझ आना शुरू हुआ कि जब प्रिंट इतना तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है सर, तो अब हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने हैं और इस प्रिंट को एक कदम आगे लेके जाना है। और 19वीं सेंचुरी वो वक्त है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से फैलना शुरू हुआ, कई सारे नए साइंस और इनोवेशन होने शुरू हुए, और यही वो वक्त था कि जब प्रिंट टेक्नोलॉजी के अंदर भी कई सारे नए नए इन्वेंशंस होना शुरू हो गए थे। By the 18th century, the press came to be out of metal. Through the 19th century, there were a series of further innovations. Mid 19th century में अगर आप देखें, रिचर्ड एम हो, इन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस बनाया। सिलिंड्रिकल प्रेस में अब आपको बार बार पेपर डालने की जरूरत नहीं, आप एक लंबा रोल ऑफ पेपर डाल दीजिए, वो अपने आप पेपर को लेता जाएगा। तो रिचर्ड एम हो, उन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस बनाया कि वो पावर से चलेगा, अब आपको हाथों से बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो पावर पे वर्क करेगा। उसके बाद आगे चल के आप देखेंगे कि सर
ये जो न्यूज़पेपर था इसको आगे चल के परफेक्ट किया गया और ये न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस आया, जो कि था पहला कलर प्रिंटर, ऑफसेट प्रेस, कि अब आप कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। एक टाइम पे आप 6 कलर्स को भी पब्लिश कर सकते हैं। लेट 20th सेंचुरी तक आते आते इलेक्ट्रिसिटी रन प्रिंटर्स भी आना शुरू हो गए कि अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से वो अपने आप चलेंगे, आप बस प्रिंटर को ऑन कर दीजिए, इंक डाल दीजिए, सारा प्रिंटिंग मटेरियल अपने आप हो जाएगा। धीरे धीरे करके पेपर की क्वालिटी बढ़नी शुरू हो गई। पेपर फीडिंग मेथड जो है कि बार बार पेपर नहीं लगाने की जरूरत है, आप रोल लगा रहे हैं, पेपर वो अपने आप कंज्यूम करता जा रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आने शुरू हो गए, कलर क्वालिटी और बेटर होती चली गई, कलर प्रिंटिंग और बेटर होती चली गई। एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इन्हीं सब इंप्रूवमेंट के चलते जो प्रिंटेड टेक्स्ट नए आने शुरू हुए 20th सेंचुरी के बाद, उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत होने शुरू हो गई। जैसे आज के टाइम पे आप किताबें देखते हैं, कितनी खूबसूरत किताबें आती हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ आती हैं। तो ये सब इन्हीं इनोवेशंस और चेंजेस का रिजल्ट था। प्रिंटर्स और पब्लिशर्स भी कंटिन्यूअसली ऐसी नई नई स्ट्रेटजीज डेवलप करते जा रहे थे, जहां से वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे इस प्रिंटेड मटेरियल को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो 19th सेंचुरी तक आते आते पीरियडिकल्स आने लग गए, मैगजीन्स आने लग गई, छोटी छोटी नॉवेल सीरीज आने लग गई जिनको शिलिंग सीरीज कहा गया था। इंग्लैंड में ऐसी नॉवेल सीरीज आने लगी कि सर पहले एक बुक निकाली, फिर सेकंड बुक निकाली, फिर थर्ड बुक निकाली, फिर फोर्थ बुक, सीरीज में बुक्स को निकाला। तो इसको कहा गया शिलिंग सीरीज, कि ताकि लोगों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी बनी रहे कि आपने एक बुक पढ़ ली, वो एंड में कहीं पे आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं, तब आप उस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसीलिए लोग बाहुबली 2 देखने गए, राइट। ये बहुत बड़ा सवाल था एक जनरेशन का। तो इसी तरीके से उन्होंने नॉवेल्स लिखनी शुरू की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे। अब आप जाइए सेकंड बुक खरीदिए, सेकंड बुक में फिर उन्होंने कोई सवाल उठाया, आखिरी में छोड़ दिया, फिर आप जाइए थर्ड बुक खरीदिए। तो इसी तरीके की सीरीज जो है इंग्लैंड में डेवलप होना शुरू हुई, जिन्हें शिलिंग सीरीज कहा गया। इतना ही नहीं, नए नए डस्ट कवर्स, जो आज हम कवर्स यूज करते हैं ना बुक में, वो सब इंट्रोड्यूस किए जाने लगे कि बुक की लाइफ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाए, तो बुक लंबे वक्त तक चलेगी तो आप उसको खरीदेंगे भी, बुक की क्वालिटी बढ़नी शुरू हो गई और बाकी सारी चीजें। लेकिन 1930 तक आते आते जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तो समझ आया प्रिंटर्स और पब्लिशर्स को कि अब लोग इतनी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वहीं से जो एक नई पब्लिशिंग शुरू हुई, इट वॉज कॉल्ड पेपर बैक एडिशन। अब ये पेपर बैक एडिशन क्या होता है कि उतने अच्छे, देखो सपोज एक होती है, अगर आप अमेजन पे बुक खरीदते हैं तो 2 टाइप के ऑप्शन आते हैं, हार्ड कवर, पेपर बैक। हार्ड कवर क्या होता है, जिसमें सर पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिनका कवर भी बहुत हार्ड होता है और जिनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। पेपर बैक सीरीज जो कम क्वालिटी ऑफ पेपर, थोड़े लो क्वालिटी ऑफ पेपर पे लिखी जाती है और उसकी बाइंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ चुकी थी। तो उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पेपर बैक सीरीज इन्वेंट की गई, ताकि जो लोग महंगी बुक्स नहीं खरीद पा रहे उन्हीं का सस्ता वर्जन भी खरीद के एटलीस्ट बुक्स तो पढ़ते रहें, राइट। और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक नया एडवर्टीजमेंट का तरीका उन्होंने निकालना शुरू किया कि कैसे अलग अलग जगहों पे ऐसे बिल बोर्ड्स बनाए जाने लगे, लिथोग्राफ बोर्ड्स बनाए जाने लगे, और लोगों को कितना फैसिनेटिंग लगने लगा, लोगों को पता चलने लगा कि कितने प्रेस डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन सी किताबें डेवलप हो रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में कि यूरोप तो हमने समझ लिया कि प्रिंट कैसे डेवलप हुआ, प्रिंट के क्या क्या इंपैक्ट हुए और कैसे प्रिंट चल के आगे बढ़ा। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में आप जानते हैं कि प्रिंटिंग तो नहीं, लेकिन राइटिंग बहुत पहले से चली आ रही है। जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग थी, मैन्युस्क्रिप्ट, वो बहुत ही ओल्ड है। सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स की मैं बात करूं तो आपके वेद पुराण हमारे पास निकल कर देखने को आते हैं। ऋग्वेद की मैं बात करता हूं जो अराउंड 200-300 BCE के आसपास लिखे गए। तो सर इन सबको लिखने का जो तरीका था वो हाथों से ही, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग ही होती थी। और इंडिया के पास तो बहुत लंबा ट्रेडिशन है जहां पर मैन्युस्क्रिप्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाती है, ना केवल संस्कृत में बट अरेबिक, पर्शियन और अलग अलग वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में भी। बट अगेन जो मैंने बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट को सर पाम लीव्स में लिखा जा रहा है या ट्री की जो पेड़ की छाल होती है उस पर लिखा जा रहा है। अब ऐसा हो रहा है तो सर प्रॉब्लम क्या है कि सर वो फ्रेजाइल होते हैं, उनको आप ढंग से मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आप उनको ढंग से कैरी नहीं कर सकते हैं, और बिकॉज हाथों से लिखी गई हैं वो बहुत महंगी भी होती हैं, बहुत जल्दी खराब भी हो जाती हैं। सो मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ये सारी प्रॉब्लम हमने देखी, राइट। ऑल्दो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती बहुत खूबसूरत थी क्योंकि अलग अलग कैलीग्राफी यूज की जाती थी, बॉर्डर्स को बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से इन्हें इल्यूमिनेट किया जाता था। फिर इन्हें वुडन ब्लॉक्स के बीच में या वुडन पेपर ऐसे ब्लॉक्स बना के उनके बीच में रखकर सीव कर दिया जाता था, सिल दिया जाता था। एंड दिस इज हाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फॉर्म्ड। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट का जो मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल होते हैं, कैरी करने में प्रॉब्लम है, सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, और क्योंकि ये अलग अलग स्टाइल में लिखी गई हैं सभी लोग इवन इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं।
तो प्री कॉलोनियल बंगाल की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो वहां पे इंडिया के कल्चर की ही मैं अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो नॉलेज ट्रांसफर होता था वो सुनकर होता था या ओरली होता था। लिखने की कला तो बहुत बाद में आई है। लाइक अगर मैं 17th 18th सेंचुरी तक की भी बात करूं तो इंडिया के अंदर लिखा पढ़ा नहीं जाता था उतना ज्यादा, मतलब लिखाई तो होती नहीं थी, लिखते नहीं थे लोग, ना पढ़ना आता था, वो सिर्फ सुनकर नॉलेज ट्रांसमिट करते थे। तो अब ना उन्हें पढ़ने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत है, राइट सर। तो जब तक सुनकर नॉलेज ट्रांसफर हो रही थी, रीडिंग कल्चर इंडिया के अंदर डेवलप नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे आप देखेंगे ना पुराने टाइम में भी जो पाठशाला सिस्टम होता था, वहां पे जो लोग पढ़ाते थे वो सिर्फ बोल बोलकर पढ़ाते थे। जो छात्र या छात्राएं आती थी, जो शिष्य आते थे, उनको मंत्र बोल बोलकर उच्चार कर करके उनको याद दिलाया जाता था कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो ओल्ड इंडिया के अंदर या इनफैक्ट 15-16 सेंचुरी के तक भी इंडिया के अंदर पढ़ने या लिखने का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं था, बल्कि नॉलेज ओरली ट्रांसफर होती थी, बोलकर और सुनकर नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था, राइट। इसीलिए उनको बहुत बाद में चल के लिखना तो आ गया, बट पढ़ना अभी भी नहीं आता था। टीचर जो होता था वो डिक्टेट कर देता था और बच्चे उसे सुनकर रिपीट कर लेते थे, एंड दस मैनी बिकेम लिटरेट इवन विदाउट रीडिंग अ बुक। लेकिन इंडिया के अंदर मैं प्रिंटिंग प्रेस की बात करूं तो प्रिंट सबसे पहले इंडिया के अंदर आना शुरू हुआ 15th-16th सेंचुरी में, जब गोवा में पोर्चुगीज आए। When for the first time Portuguese came to India in mid-16th century, तो वो अपने साथ प्रिंट कल्चर लेकर आए। गोवा में आकर उन्होंने वहां की लोकल लैंग्वेज सीखी विच इज कोंकणी, और बाद में चल के उन्होंने वहां की दूसरी लैंग्वेज सीखी विच इज कनारा, और वहां पे उन्होंने लगभग 50 से ज्यादा बुक्स प्रिंट की। कौन सी बुक्स प्रिंट की सर? जो लोकल बुक्स थी उन्हीं को ट्रांसलेट करके उन्होंने प्रिंट करनी शुरू की। आगे चल के कई सारे कैथोलिक प्रीस्ट जो आए, वो जब तमिलनाडु पहुंचे तो उन्होंने पहली तमिल बुक पब्लिश की 1579 कोचिन में, और 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई 1713 में। तो तमिल बुक तमिलनाडु, कोची केरला, 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई, मलयालम इन केरला, राइट। 1710 में जब डच मिशनरीज आए, प्रोटेस्टेंट मिशनरीज, तो उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट किए और उनके ट्रांसलेशन करके जो पुराने वर्क के ट्रांसलेशन है उन्हें भी प्रिंट करना उन्होंने शुरू किया। इवन इंग्लिश न्यूज़पेपर की भी जो मैं बात करता हूं, इट डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट। सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर 1780 में पब्लिश किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। जेम्स ऑगस्टस हिकी, इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी 1780, और इसको कहा गया था बंगाल गजट। इसका नाम क्या था? बंगाल गजट, जो कि एक वीकली मैगजीन टाइप की थी। अब इस वीकली मैगजीन में आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि ये इंग्लिश मैन थे तो ये इंग्लिश की बड़ाई करेंगे, नहीं। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके पेपर का टाइटल ही यही था, कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। सो ऑल्दो इट वाज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था। ये इवन ब्रिटिशर्स की भी जो बुरी चीजें होती थी, या जो उनके बीच में गॉसिप चल रही होती थी, या जो भी तनाव चल रहा होता था, उन्हें भी ये खुले तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। इवन लोगों को कंपनी के ऑफिशियल्स का भी ये भरपूर विरोध करते थे। और इसी प्रॉब्लम के चलते, बिकॉज ये इंग्लिश पीपल का विरोध कर रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन्हें परसिक्यूट करवा दिया, इन्हें जेल में डलवा दिया, और लेटर ऑन ही वॉज किल्ड। और जनरली यहां से क्या ध्यान रखा जाने लगा कि लोगों के बीच में सिर्फ ऐसी नॉलेज जाए जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को सेलिब्रेट करे, उनको गलत तरीके से ना प्रेजेंट करे, रादर उन्हें अच्छे लाइट में ही शो करे, अच्छे लाइट में ही दिखाए। उसके बाद आप देखें तो इंडियंस ने भी बाद में चल के न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया, और सबसे पहला इंग्लिश पेपर इंडियन के द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया उसका भी नाम बंगाल गजट ही था। ये भी वीकली पेपर था, और इसका भी पहला इंडियन न्यूज़पेपर भी बंगाल गजट था। तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में, सबसे पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट 1780, जेम्स ऑगस्टस हिकी। इंडियन न्यूज़पेपर सबसे पहला सर सेम बंगाल गजट ओनली, इन्होंने वही नाम रखा, और इसके पब्लिशर कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि राजा राम मोहन रॉय जी के क्लोज अलाय थे। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य, राइट। अर्ली 19th सेंचुरी वो समय था जब इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से बदलाव आना शुरू हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल यहाँ पे एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर तेजी से स्प्रेड होना शुरू हो गया था, और वेस्टर्न एजुकेशन के चलते अब काफी सारे इंडियंस जो थे उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। अब जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लेना शुरू किया तो उन्हें एक बात रियलाइज होनी शुरू हुई कि सर इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं जो कि सही नहीं है। इंडिया अभी भी डोगमास में डूबा हुआ है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में डूबा हुआ है। हमारे अंदर कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी कुप्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, सर सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, सर चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम,
विडो रीमैरिज का इशू, डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, गेटिंग कितनी सारी ये कुप्रथाएं चली आ रही हैं हमारे समाज के अंदर जो कि लोग ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं इतने समय से। सती प्रथा की ही मैं बात करूं, सेल्फ इमोलेशन, कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था, राइट। बोला जाता था कि नहीं, अब आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और अगर वो सती नहीं करती थी तो उन्हें दोबारा मैरिज करने का राइट तो था ही नहीं, और सोसाइटी के अंदर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था कि आप जीवित कैसे हैं, आपको तो सती कर लेना चाहिए था, अब आप अछूत हो चुके हैं, आप हमारी समाज का हिस्सा नहीं। उनको टकला कर दिया जाता था, उनका फेस काला कर दिया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब इंडियन लोग उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि सर ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये यूजलेस प्रैक्टिसेस हैं, कोई मतलब नहीं है इन प्रैक्टिसेस का, कोई सेंस नहीं है इन प्रैक्टिसेस का, इससे किसी का भी भला नहीं होगा, इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने इसके बारे में सवाल उठाने शुरू किए। अब जब उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए तो आपको तो पता ही है कि दो सेक्शंस में पूरी सोसाइटी डिवाइड हो गई। एक जो इन कुप्रथाओं का अपोजिशन कर रही है, एक जो इन कुप्रथाओं का सपोर्ट कर रही है कि नहीं ये तो हमारा कल्चर है भाई साहब, ये तो हम इतने सालों से फॉलो करते हुए आए, हम करते रहेंगे, भले ही कोई मरे, भले ही कुछ भी हो, ये तो हमारा कल्चर है, हम इसको फॉलो करेंगे। आज भी होता है इंडियन फैमिलीज में, अगर आप देखें कई सारी ऐसी पुरानी धारणाएं हैं जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिनका अपने आप में कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग, क्योंकि वो उतने सालों से चला आ रहा है। तो ये कुप्रथाएं जो थी ये भारतीय समाज के अंदर काफी लंबे वक्त से चली आ रही थी, और अब जो नए लोग आना शुरू हुए, जिन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करना शुरू किया, तो हमने देखा कि वेस्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हर चीज का लॉजिक ढूंढो, हर चीज के ऊपर सवाल करो, हर चीज की रैशनैलिटी ढूंढो कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका क्या लॉजिक है। सती प्रथा, किसी व्यक्ति को जिंदा जलाना, इसमें क्या लॉजिक है? नथिंग सर। तो ये जो नए वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू किया व्हिच वाज कॉल्ड रिफॉर्म मूवमेंट, कि अब सर हमें रिफॉर्म करना है, फिर से बनाना है, हमें अपने रिलीजन को, इसे बदलाव लाना है, इसको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में अभी इतनी सारी कुप्रथाएं चली आ रही हैं जो कि सही नहीं है और जिनको हमें फॉलो नहीं करना है। अब जब इन लोगों ने रिफॉर्म की बात करनी शुरू की, बदलाव की बात करनी शुरू हुई, तो सोसाइटी के अंदर डिबेट्स होने शुरू हो गए, डिस्कशंस होने शुरू हो गए, अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हो गए, एक ग्रुप जो इसका अपोज कर रहा है, एक ग्रुप जो इसका सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि सर राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, और उन्होंने क्या बात की कि ये जो सती प्रथा चली आ रही है हमें उसको खत्म करना है, राइट। अब जब उन्होंने ये बात करनी शुरू की तो लोगों के बीच में उन्होंने अपना आइडिया फैलाना शुरू किया। अब आइडिया कैसे लोगों के बीच में लेके जाएंगे? प्रिंट करके, अपनी बात को लिख कर, अपनी बात को पब्लिश कर, बुक्स में पब्लिश कर, न्यूज़पेपर में पब्लिश करके, कि लोगों को यह बात समझ आए कि सती प्रथा सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस बात को पढ़ने लगे, इस डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगे, उन्होंने अपने खुद के विचार बनाने शुरू कर दिए, और उन्हें यह बात समझ आनी शुरू हो गई कि सर ये जो अभी तक ऑर्थोडॉक्सी चली आ रही है हमारे समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं गलत है। और वहीं पे इनके जो काउंटर अपोजिशन कर रहे हैं, जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो राजा राम मोहन रॉय को अपोज कर रहे हैं कि सर इतने सालों से हमारी प्रथाएं चले आ रही हैं, ये आदमी आज उठ के वेस्टर्न एजुकेशन के इन्फ्लुएंस में आके उसे गलत बोल रहा है। नहीं, अलग अलग तरीके से प्रिंट होना शुरू हुए, प्रिंटिंग की जाने लगी। जैसा मैंने आपको बताया कि सर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जैसे विडो रीमैरिज, विडो इमोलेशन, मोनोथीज्म, ब्राह्मणिकल, पीर्सहुड, आइडोलेट्री, कास्टहुड, अनटचेबिलिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और एक तरफ एक सोसाइटी, एक समाज का हिस्सा है जो इनका अपोजिशन कर रहा है, और एक ऑर्थोडॉक्स समाज है जो इनका सपोर्ट कर रहा है। जैसे बंगाल की ही मैं बात करूं तो राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा का अपोजिशन करना शुरू किया, और उसी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक इवन न्यूज़पेपर भी लिखा, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में एक हिंदू न्यूज़पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने संवाद कौमुदी में उन्होंने ये बात करनी शुरू की कि सती प्रथा क्यों गलत है। और सिर्फ उन्होंने बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, उन्होंने पुराने ग्रंथों का ही सहारा लेकर ये बताना शुरू किया कि किसी भी व्यक्ति को जिंदा जलाना अपने आप में एक विदाउट एक इलॉजिकल थिंग है। अब राजा राम मोहन रॉय जी का अपोज करने के लिए हिंदू जो लोग थे, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी या ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति वेस्टर्न एजुकेशन के इन्फ्लुएंस में आ गया है, इसीलिए ऐसी फालतू बातें कर रहा है। हमारा जो अभी तक हम समाज चलाते हुए आए हैं, जो हम प्रथाएं फॉलो करते हुए आए, हम ऐसे कैसे बंद कर दें उनको। तो उसका अपोज करने के लिए ऑर्थोडॉक्सी ने अपना न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसको कहा गया समाचार चंद्रिका। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टिपिकल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन यहीं से प्रिंट का जो फैलाव है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इसी टाइम पे दो पर्शियन न्यूज़पेपर भी शुरू हुए, जाम ए जहां नामा और शमशूल अखबार।
इन द सेम ईयर पहला गुजराती न्यूज़पेपर विच वाज कॉल्ड बॉम्बे समाचार, ये भी पब्लिश हुआ पब्लिकली, इसका भी पहला पब्लिशिंग हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 1800 वाज द ईयर जहां से अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर्स या फिर आप बुक्स पब्लिश होना शुरू हो रही हैं। और ये जो पब्लिकेशन है मेनली ये एक चीज को लेकर है कि एक हिस्सा जो है सोसाइटी में बदलाव लाना चाहता है और एक हिस्सा उसी बदलाव का अपोजिशन कर रहा है। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इवन इस्लामिक कम्युनिटी में जो उलामा सेक्शन होता था, उलामा कौन होते हैं? जो रिलीजियस प्रीचर होते हैं इस्लामिक कम्युनिटी में, या जो रिलीजियस हेड होते हैं, इवन दे वर एंग्शियस कि प्रिंट आने से कहीं हमारे रिलीजन के अंदर लोग इसको अपोज ना करने लग जाएं, कहीं सवाल ना उठने लग जाएं, कहीं लोग इधर उधर की बातें ना करने लग जाएं। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, और वर्ल्ड लेवल पे भी कई सारी मुस्लिम डायनेस्टीज ऑलरेडी कोलैप्स हो रही थी, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने कोशिश की कि हम अपने लोगों को बचा के रखें। और एक बात और कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कन्वर्जन भी बहुत तेजी से हो रहे थे, तो मुस्लिम पीपल वर एंग्शियस कि कहीं हमारे लोगों को भी तेजी में कन्वर्ट ना करके ले जाया जाए या हमारे लोगों को भी फोर्स ना किया जाए। टू एनकाउंटर दिस उन्होंने अपनी पुराने ग्रंथ, पुरानी किताबें, उनकी जो पुराने राइटिंग्स होती थी, इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स होती थी, उन सबको पब्लिश करना शुरू कर दिया, उनके ट्रांसलेशन करके उनको पब्लिश करना शुरू किया, लोगों के बीच में सर्कुलेट करना शुरू किया, ताकि लोगों को अपने रिलीजन के बारे में पता चले, अपनी प्रथाओं के बारे में पता चले, और वो किसी भी प्रकार से किसी के भी बहकावे में ना आए। इवन 1867 में देवबंद सेमिनरी चालू की गई। सेमिनरी क्या होता है सर? बेसिकली रिलीजियस स्कूल। सेमिनरी क्या होता है सर? रिलीजियस स्कूल। 1867 में द देवबंद सेमिनरी शुरू की गई। जो 1867 में शुरू हुई थी, जिसको रिलीजियस स्कूल बोलते हैं, उसने कई सारी पैम्फलेट्स और बुक्स पब्लिश करनी शुरू की, और इवन कई सारे फतवा भी पब्लिश किए। फतवा क्या होता है कि सर सपोज कोई एक लॉ है मुस्लिम कम्युनिटी में जिसके बारे में क्लियर नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो जो रिलीजियस हेड होगा वो एक प्रोक्लेमेशन निकालेगा, वो एक ऑर्डर निकालेगा जिसमें वो उस पर्टिकुलर चीज को क्लियर करते हुए बताएगा। तो ऐसे कई सारे फतवा इंट्रोड्यूस किए गए कि आपको डेली लाइफ में कैसे कंडक्ट करना है, अलग अलग इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स जो है, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हुए, इस्लाम क्या है, ये सारी बातों को एक्सप्लेन करते हुए अलग अलग फतवा निकाले गए। तो यहां से भी प्रिंट का डिसेमिनेशन जो है बहुत तेजी से होना शुरू हो गया। एंड थ्रू आउट 19th सेंचुरी आप देखेंगे तो ऐसी कई सारी सेमिनरी स्टैब्लिश हुई, कई सारे पैम्फलेट्स पब्लिश हुए, कई सारे बुक्स पब्लिश हुई, ताकि लोगों का जो इन्फ्लुएंस है अपोनेंट्स को लेकर, या लोग किसी दूसरे रिलीजन के इन्फ्लुएंस में ना आए या ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में ना आए। हिंदूज की मैं अगर बात करूं तो सेम लाइन पे प्रिंटिंग जो है कंटिन्यू रही, और पर्टिकुलरली रिलीजियस टेक्स्ट जो है वर्नैक्युलर लैंग्वेज में उनका पब्लिशिंग होना शुरू हो गया। कि सर अभी तक जो टेक्स्ट थे वो टिपिकल लैंग्वेज में लिखे हुए थे, टिपिकल संस्कृत में जो कोई भी पढ़ नहीं सकता था। अब उन्होंने क्या बात करनी शुरू की कि सर हमें ये टेक्स्ट वर्नैक्युलर लैंग्वेज में पब्लिश करना है, ताकि लोग एटलीस्ट इन्हें पढ़ तो पाएं। अब अगर आपको हिंदी समझ आती है और कोई भी बुक इंग्लिश में लिखी हुई है तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, बट वहीं मैंने उस बुक का सार जो है हिंदी में लिख दिया तो हम उसको पढ़ पाएंगे। और आज भी आप देखेंगे कि विद इन हिंदूज कई सारे जो ग्रंथ है उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी आने लगा है, कि एक पेज में संस्कृत में लिखा रहेगा, एक पेज में हिंदी ट्रांसलेशन, ताकि जो संस्कृत नहीं भी पढ़ पा रहा है वो संस्कृत ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ सके और उस रिलीजन को समझ सके। इसी टाइम पे आप देखेंगे कि सबसे पहला एडिशन जो प्रिंट हुआ था रामचरितमानस का, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, 1810 में कलकत्ता में हमें देखने को मिलता है कि तुलसीदास रामचरितमानस जो है उसका सबसे पहला जो प्रिंटेड एडिशन हमें देखने को मिलता है वो हुआ 1810 में। कहां पे? कलकत्ता में। मिड 19th सेंचुरी तक आते आते कई सारी छोटी छोटी किताबें पब्लिश की जाने लगी, रिलीजियस बुक्स, जैसे आरती संग्रह, मंत्र संग्रह, ऐसी कई सारी छोटी छोटी रिलीजियस बुक्स पब्लिश की जाने लगी, ताकि लोग उन्हें पढ़ें और अपने रिलीजन को समझ सकें। 1880 में द नवल किशोर प्रेस जो कि लखनऊ में था और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो कि बॉम्बे में था, कई सारे टेक्स्ट पब्लिश करने लगा वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, कि सर हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को लोकल लैंग्वेज में पब्लिश करेंगे। In their printed portable form, these could be read easily by the faithful at any place and time। कि सर अब ये जो नई किताबें पब्लिश हो रही हैं इनका साइज छोटा कर दिया गया है, इनको इजी टू कैरी बना दिया गया है। होता है ना कि आप आज भगवत गीता देखिए या रामायण देखिए, वो इजी है, कैरी कर सकते हैं और आप कहीं पे भी उनको बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ऐसी सारी प्रिंटिंग जो है हिंदूज के बीच में होना शुरू हुई 18th 19th सेंचुरी के आसपास और उसके बीच में। इवन उसे कई सारे लोगों के बीच में बैठ के भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कथाएं होती हैं। कथा क्या होती है कि एक व्यक्ति कथा सुनाता है, बाकी सारे लोग बैठकर सुनते हैं। तो ये सारी चीजें इस समय से डेवलप होना शुरू हुई। इनफैक्ट कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो काफी लोगों के बीच में जाके फैलने लगा, और अब लोग जो है रिलीजन के बारे में चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, रिलीजन के बारे में एक नया आइडिया डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, वो उसके बारे में जागरूक होना शुरू हो रहे हैं।
इट नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमंग्स कम्युनिटीज, बट उसके अलावा कई सारी कम्युनिटीज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट भी किया। कि एक तरफ प्रिंट के आने से अलग अलग कम्युनिटीज लड़ भिड़ तो रही हैं, लेकिन उसी के चलते अलग अलग कम्युनिटीज देश के अलग अलग कोनों में वो साथ में कनेक्ट भी हो रही हैं। कैसे सर? न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। हमारे देश में जो चीजें चल रही हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है, ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ कैसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये जो अलग अलग हमारे नेशनल लीडर्स हैं वो सारे लोगों को साथ में लाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ पब्लिकेशन के होने से सोसाइटी में एक रिफ्ट तो हो रहा है, वहीं अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग भी साथ में आ रहे हैं, क्योंकि एक नेशनैलिटी, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का आइडिया जो है वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है थ्रू न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। कई सारे नए फॉर्म्स ऑफ पब्लिशिंग भी आना शुरू हो गए कि अब जैसे जैसे इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ना शुरू कर रहे थे, रिलीजन और बाकी सारी चीजों से हटके अब उन्हें कुछ चाहिए। उन्होंने लिविंग एक्सपीरियंसेस पढ़ने शुरू किए, पास्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया, इमोशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया, रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, रोमांसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। इसी वक्त में आप देखेंगे कि प्रेमचंद जी जो नॉवेल लिखते थे, कितनी सटीक और कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं और एक नॉर्मल लाइफ को कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने नॉवेल्स में दिखाया है। तो ऐसी कई सारी नॉवेल्स जो हैं इस वक्त में लिखी जाने लगी और लोगों को इसके बारे में समझ आने लगा। एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो गया लोगों के लिए, जहां वो अलग अलग डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं, ह्यूमन लाइफ के अलग अलग इमोशंस को समझ सकते हैं, अलग अलग अनछुए हिस्सों पे जाके उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इवन कई सारे और नए फॉर्म्स जैसे लिरिक्स, छोटी छोटी स्टोरीज, ऐसे, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर ऐसे, ये सारी चीजें लिखी जाने लगी इन डिफरेंट वेज। इसके कारण क्या हुआ, अलग अलग ह्यूमन लाइफ के फेजेस में अलग अलग इंपैक्ट आने शुरू हुए। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों को समझ आने लगा, लोगों के पास कई सारे नए नए आइडियाज आने लगे, वो अलग अलग सोशल फीलिंग्स और सोशल लाइफ्स के बारे में समझने लगे एंड अल्टीमेटली इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ, अगेन एक एनलाइटनमेंट का सेंस लोगों के अंदर आना डेवलप हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आप देखते हैं कि लिखना तो ठीक ही था, एक नया विजुअल कल्चर भी डेवलप होना शुरू हो गया। राजा रवि वर्मा, ही वाज अ वेरी फेमस पोएट, कि सर जैसा कितागावा उतामारू कर रहे थे जापान में, उसी तरीके से राजा रवि वर्मा ने इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू किया प्रिंटिंग का, जहां पे विजुअल प्रिंट होना शुरू हुआ। कि अब आप लिखे हुए शब्द ही नहीं, अब आप विजुअली चीजों को डिनोट कर रहे हैं कि आपने एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई और उसे आप डिसैमिनेट कर रहे हैं। उस पेंटिंग में आप अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, बहुत फेमस पेंटिंग है, बहुत अभी तक कई सारे लोग उस पर अपने इंटरप्रिटेशंस देते रहते हैं कि आखिर वो इमोशंस कौन से शो हो रहे हैं उन पेंटिंग्स में। तो उसी तरीके से एक सिंगल पेंटिंग ना जाने आपको कितनी बातें कह सकती थी। और पेंटिंग का तो फायदा भी यही था कि पेंटिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी उस पेंटिंग को समझ सकता था और किसी भी आइडिया को बहुत ब्रीफली डिसैमिनेट किया जा सकता था, राइट। और ये काम कैसे शुरू हुआ कि हमारे यहाँ पे जो वुड एनग्रेवर्स होते थे ना, पहले टाइम से आप जानते हैं मूर्तियां बनती आ रही हैं, लकड़ी का काम होता रहता था। तो ये लकड़ी का काम करने वाले लोगों ने ही इन पेंटिंग्स को वुड ब्लॉक्स उनके बनाने शुरू किए और वहीं से इन पेंटिंग्स का डिसैमिनेशन होना शुरू हुआ। ये पेंटिंग्स चीप कैलेंडर्स, प्रिंट और इन सब तरीकों से इजीली बाजार में अवेलेबल होने शुरू हो गए। लोगों ने अपने घर पे डेकोरेशन, जैसे हम पोस्टर्स लगाते हैं ना, लोगों ने अपने घर में इन पेंटिंग्स को लगाना शुरू किया एज अ फॉर्म ऑफ पोस्टर्स, अपने प्लेस ऑफ वर्क में लगाना शुरू किया। ये प्रिंट्स जो है धीरे धीरे करके इन प्रिंट्स ने भी एक पॉपुलर आइडिया डेवलप करना शुरू किया, नॉट ओनली अबाउट द सोसाइटी बट ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड एवरीथिंग। कि नए नए कार्टून्स और कैरिकेचर्स भी डेवलप होने शुरू हुए 1870s से, कि सर ये कार्टून्स और कैरिकेचर्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न पीपल जो है वो इंडियन से अलग हैं और किस तरीके से वेस्टर्न पीपल ऑल दो खुद को सुपीरियर मानते हैं बट दे आर नॉट एट ऑल सुपीरियर। वहीं पे कुछ इंडियन लोग जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, वेस्टर्न टेस्ट लेकर, वेस्टर्न एजुकेशन लेकर, किस तरीके से वो खुद को बाबू समझ रहे हैं, उनको भी मॉक किया जाता था, उनके लाइफस्टाइल को मॉक किया जाता था, उनके थिंकिंग को मॉक किया जाता था, right. There were imperial caricatures lampooning nationalist as well as nationalist cartoons criticizing imperial rule। कि सर imperial rule को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनके बुरे एस्पेक्ट को शो किया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है कि imperial rule हमारा कोई भला नहीं कर रहा है, rather they are only exploiting us। इनफैक्ट ये वो टाइम है जब वुमेन की लाइफ भी धीरे धीरे करके 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूं कि पब्लिक लाइफ में वुमेन ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कई सारी ऐसी इंडियन राइटर्स हैं जिन्होंने अपने बारे में लिखना शुरू किया, अपनी लाइफ स्टोरीज लिखनी शुरू की, इंडियन अपनी बायोग्राफीज लिखनी शुरू की और लोगों के बीच में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना शुरू किया। उन्होंने बताना शुरू किया कि सर हमारी लाइफ कैसी है, और कहीं ना कहीं इस प्रिंट ने विमेन को एक प्लेटफॉर्म भी दिया जहां पर वो आगे आकर खुद को प्रेजेंट कर सकती थी, राइट। तो मिडिल क्लास होम्स की जो विमेन थी वहां पे तो लोग उनको पढ़ाते लिखाते थे, ऑल्दो उन्हें फिर भी स्कूल नहीं भेजा जाता था, बट मिडिल क्लास लोग और रिच क्लास के जो लोग होते थे वो कोशिश करते थे कि घर में ही विमेन को पढ़ाया लिखा जाए ताकि वो पढ़ी लिखी हो सके, राइट।
तो उन्हें स्कूल तो बहुत कम भेजा जाता था, लेकिन जनरली घर पे ही पढ़ाई लिखाई की उनकी व्यवस्था की जाती थी। कई सारे इस टाइम पे जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स लिखे जाने लगे जहां पे वो वुमेन की फीलिंग्स, वुमेन के करिकुलम को पब्लिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वुमेन को पढ़ाना लिखाना क्यों जरूरी है, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप स्कूल नहीं भी भेज रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें घर पर बैठकर पढ़ा सकें। लेकिन सर, सभी फैमिलीज लिबरल नहीं थी। जो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव हिंदू फैमिलीज थी वो तो चाहती ही नहीं थी कि हमारी वुमेन जाके पढ़े लिखे। और ये जानते हैं, ये पैट्रियार्की का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उनका ये मानना है कि महिलाओं का बाहर कोई काम नहीं है, पब्लिक लाइफ में महिलाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दे आर ओनली मेंट टू स्टे एट होम। उनका काम है सिर्फ घर संभालना, घर का ख्याल रखना। तो उन्हें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? और जब एक तरफ कुछ सोशल रिफॉर्मर जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर या ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय, ये सब लोग विमेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहीं पे ऑर्थोडॉक्स लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, और पर्टिकुलरली अगर गर्ल्स को हमने एजुकेशन दी तो वो करप्ट हो जाएंगी, उनका उनका व्यवहार जो है वो खराब हो जाएगा, दुर्व्यवहार आ जाएगा, उनके आचार विचार खराब हो जाएंगे, एंड दैट इज वाई उन्हें पढ़ाना लिखाना सही नहीं है। और इस बात को मनवाने के लिए वो ये तक बोल देते थे कि अगर एक वुमेन ने पढ़ लिख लिया तो उसका हस्बैंड मर जाएगा एंड शी विल बिकम अ विडो। Can you understand how brutal these things were कि women education को रोकने के लिए ऑर्थोडॉक्स लोग कितने जोरों शोरों से कोशिश कर रहे थे कि विमेन को पढ़ने लिखने दिया ना जाए। लेकिन हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां विमेन ने इन सारे प्रोहिबिशन को हटाया, रोका और आगे आकर काम किया। राशुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, रुकैया शेखावत हुसैन, ऐसे कई सारे नाम हैं जहां पर हमें ये इंपॉर्टेंट वुमेन देखने को मिलती हैं जिन्होंने अपनी ताराबाई शिंदे, जहां पर आगे आकर उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरीज लिखी उस समय में जब वुमेन का इतना अपोजिशन हो रहा था, उनके पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। आगे आकर उन्होंने एक एजुकेशन प्राप्त की इन सारे अपोजिशन के बावजूद और अपनी लाइफ लोगों के सामने लेकर आई और उन्होंने अपने बारे में लिखना शुरू किया। जैसे मैं रुकैया शेखावत हुसैन की बात करूं कि सर जो कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आती थी, उनकी फैमिली ने ऑल्दो उन्हें पढ़ाया बट वो नहीं चाहते थे कि वो इंग्लिश पढ़ें, लेकिन उन्होंने छुप छुप कर इंग्लिश अपने भाई बहनों से पढ़ी और उन्होंने आगे चल के अपनी लाइफ स्टोरी भी लिखी और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ईस्ट बंगाल में राशुंदरी देवी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राशुंदरी देवी, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। इनका भी काफी मन था कि वो पढ़ें, लेकिन उनकी फैमिली में पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि एज आई टोल्ड यू वुमेन को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। बाद में उन्होंने छुप छुप कर स्ट्रगल करते हुए पूरे दिन के काम के बाद भी वो वक्त निकालती थी और थके हारे भी वो पढ़ती थी। पढ़ लिख कर आखिरकार एट द एज ऑफ अराउंड 60 to 65 उन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, खुद की आत्मकथा लिखी बंगाली लैंग्वेज में 1876 में जो पब्लिश हुई। उसका टाइटल था अमार जीवन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, राशुंदरी देवी, बंगाल, 1876 में पब्लिश हुई अमार जीवन, जो सबसे पहली इंडियन वुमेन के द्वारा ऑटोबायोग्राफी थी। या फिर मैं बात करूं बंगाली लैंग्वेज में सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी राशुंदरी देवी जी ने ही लिखी थी, अमार जीवन। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये नहीं बताया था कि कैसे उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि उन्होंने चैलेंजेस भी बताया कि इस वक्त इंडिया के अंदर वुमेन की क्या पोजीशन है, कैसे वुमेन्स को ट्रीट किया जाता है, उनकी क्या स्टोरीज हैं। कई सारे रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, नोवेल्स कई सारी पब्लिश की जा रही थी वुमेन की लाइफ्स को लेकर, इमोशंस को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर। तो उसमें आपको हमें कई सारे नाम भी देखने को मिलते हैं। 1860 से आप देखें तो कई सारी बंगाली वुमेन लाइक कैलाश बाशिनी देवी, उन्होंने हाईलाइट करते हुए लिखा कि विमेन के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं और कैसे उन्हें घर के अंदर कैद करके रखा जाता है, कैसे उनको इग्नोरेंस में रखा जाता है, कैसे उन्हें पूरा दिन कड़ी मेहनत करवाई जाती है और कैसे उन्हें सर्वेंट बना के रखा जाता है, स्टिल उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। ताराबाई शिंदे की मैं बात करूं या पंडिता रमाबाई की बात करूं, महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, उन्होंने अपने पैशन और अपने एंगर के बारे में लिखा, अपनी मिजरेबल कंडीशंस के बारे में लिखा कि किस तरीके से उनकी सिचुएशन जो है कितनी खराब है इन सब जगहों पे, कैसे उन्हें एक मियर पार्ट ऑफ फैमिली माना जाता है बट स्टिल कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, एंड कैसे विमेन की सिचुएशन इतनी खराब है इंडियन सोसाइटी के अंदर। इवन तमिल नॉवेल जो एक लिखी गई थी वहां पे विमेन ने लिखा कि सर रीडिंग, पढ़ना और लिखना कैसे विमेन के लिए अभी भी एक सपना है, कैसे उनके लिए एक एमेंसिपेशन का माध्यम है, लेकिन स्टिल उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। फॉर वेरियस रीजंस माई वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स। कि सर पढ़ने लिखने से बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, आपके आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं, लेकिन कई सारी वुमेन को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे पढ़ने लिखने के बाद उनकी जो सारी खुशियां थी उनमें से आधी खुशियां तो सिर्फ किताबों से ही मिलती थी, अदरवाइज उनकी लाइफ में और कुछ भी नहीं था। पूरे दिन काम, पूरे दिन स्ट्रगल, दैट्स इट, नो रिस्पेक्ट, नो नथिंग।
जहां पर हम देखते हैं कि उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर तो बहुत तेजी से डेवलप होना शुरू हो गया था, लेकिन हिंदी प्रिंटिंग जो है वो बहुत लेट 1870s के बाद से प्रिंट होना शुरू हुआ। और यहां पर भी जो प्रिंटिंग है वो मेनली एजुकेशन ऑफ वुमेन को लेकर ही है। बट यहां पर भी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है वही दिखानी शुरू है कि हिंदी में जो प्रिंट होने शुरू हुए हैं उसमें वो एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात तो कर रहे हैं, बट पूरी तरीके से वो उस चीज पे ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे वुमेन को बिहेव करना चाहिए, वुमेन को कैसे रहना चाहिए, विमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि पंजाब में सबसे पहला लिटरेचर जो डेवलप होना शुरू हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में, राम चड्ढा, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी स्त्री धर्म विचार, और जहां पर वो बता रहे थे कि कैसे वुमेन को एक ओबीडियंट वाइफ होना चाहिए, कैसे उन्हें अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। इनफैक्ट खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, इन्होंने भी सस्ती किताबें ऐसी पब्लिश करनी शुरू की जहां पे विमेन एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन अभी भी वो ऑर्थोडॉक्स फीलिंग को ही स्प्रेड कर रहे हैं, राइट, और बता रहे थे कि गुड वुमेन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। इवन बंगाल में जो सेंट्रल कलकत्ता और बटाला जो एरिया था वहां पे भी पब्लिशिंग बहुत तेजी से होना शुरू हुई, और यहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स नहीं, इमेजेस भी बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस के साथ बहुत सस्ती चीप एडिशन ऑफ बुक्स यहां से पब्लिश होना शुरू हुई। और बटाला हाउस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन सेंटर बन गया बंगाल के अंदर, राइट। प्रिंट और पुअर पीपल की बात करूं तो विमेन ने तो पढ़ना शुरू किया, लेकिन चीप और सस्ती बुक जब मार्केट में आनी शुरू हुई तो पुअर पीपल ने भी पढ़ना लिखना शुरू किया। और जब पढ़ना लिखना शुरू हुआ तो जो लोअर कास्ट और लोअर क्लास सोसाइटी के चैलेंजेस हैं वो सामने आने लगे। समाज के अंदर कास्ट, अनटचेबिलिटी और ये सारी बातें डिस्कस होने लगी कि किस तरीके से छुआछूत जो है समाज के अंदर फॉलो हो रहा है, कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है, एंड कैसे ये हमारी पूरी सोसाइटी को अंदर से ही खोखला कर रहा है और कैसे हमारी सोसाइटी को पूरी तरीके से खराब कर रहा है। लाइब्रेरी सेटअप की जाने लगी सिटीज के अंदर, जो कि पर्टिकुलरली मिडिल क्लास लोग मिलकर करते थे या रिच लोग लाइब्रेरी सेटअप करते थे। अब लाइब्रेरी सेटअप होने से, जैसा कि आपने यूरोप में देखा था कि बुक्स आप इजीली ले सकते हैं और आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इशू जो है वो प्रिंटेड टेक्स्ट में लिखे जाने लगे। इंपॉर्टेंट पर्सन ज्योतिबा फुले, जो कि एक मराठा पाइनियर थे लो कास्ट के लिए, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी गुलामगिरी 1871 में, जहां पे उन्होंने कास्ट सिस्टम का अपोजिशन किया था और जहां पे उन्होंने सपोर्ट किया था कि किस तरीके से अफ्रीकन जो लोग थे जिन्हें एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था उनको सपोर्ट किया था उन्होंने कि सर कास्ट सिस्टम या रेशियल सिस्टम कुछ नहीं होता है, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, हम किसी को भी अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारे राइटर्स जैसे B.R. अम्बेडकर, E.V. रामास्वामी नायकर, ये साउथ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, इन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर काफी सारी किताबें लिखी। महात्मा गांधी, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम का बढ़ चढ़कर अपोजिशन किया और उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट भी चलाए जहां पे इस कास्ट सिस्टम या छुआछूत को बंद किया जा सके। इवन वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके पास भी वक्त नहीं होता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वक्त निकालकर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते थे, इस कास्ट सिस्टम के बारे में लिखते कि सर ऑलरेडी हम पुअर हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें झेलना पड़ रहा है, राइट। जैसे काशी बाबा एक कानपुर के मिल वर्कर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी छोटे और बड़े के सवाल 1938 में, कि किस तरीके से कास्ट और क्लास दोनों एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि एक तरफ आप गरीब तो हुई, ऊपर से अगर आप लोअर कास्ट में हो तो आपकी सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। कानपुर के मिल वर्कर्स में जैसे मैं बताऊं कि सुदर्शन चक्र एक पेन नेम से एक व्यक्ति ने लिखना शुरू किया था 1935 में 1955 तक, और उन्होंने पब्लिश की थी कई सारी ऐसी कविताएं जहां पे उन्होंने कास्ट और क्लास सिस्टम का अपोजिशन किया। उन्होंने बताया कि कैसे ये कास्ट और क्लास सिस्टम लोअर कास्ट पीपल को किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करता है, और इस बुक का नाम था सच्ची कविताएं। 1930s तक आते आते कॉटन मिल वर्कर्स जो बेंगलोर में थे उन्होंने भी अपनी लाइब्रेरी सेटअप करनी शुरू की, जैसे कि बॉम्बे में हुई, और धीरे धीरे करके सारी जगहों पे ऐसी लाइब्रेरी सेटअप होने लगी। और यहाँ पे मेन कोशिश यही हो रही थी कि लोअर कास्ट पीपल या लोअर क्लास पीपल के बीच में मोरल वैल्यूज डेवलप की जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरीके से आप सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं, खुद रिफॉर्म हो सकते हैं, एडुकेशन लेकर ड्रिंकिंग ना करके, लिटरेट होके, और मैसेज वो इस तरीके के प्रोपगेट करते थे कि इन सारे लोगों को किस तरीके से आप आगे लेकर आ सकते हैं, उनकी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। प्रिंट एंड सेंसरशिप के अब सब सर जब धीरे धीरे करके प्रिंट पब्लिश होना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिज्म को डेवलप करने में भी। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि इंडिया की ही मैं अगर बात करूं तो दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपसे, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, दादा भाई नौरोजी की किताब द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, RC दत्त की किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यहां पर उन्होंने कैसे अलग अलग प्रकार के आइडियाज पब्लिश करने शुरू किए कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं भारत से पूरा पैसा लेकर जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देनी शुरू की। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग जर्नल्स में उन्होंने इन आइडियाज को पब्लिश करना शुरू किया और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ। उससे भी और पहले हम जाकर देखें
तो इंडिया के अंदर जो प्रिंट हमने देखा था कि सबसे पहले शुरुआत खुद इंग्लिश मैन ने ही की थी। पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिकी 1780, उसकी शुरुआत भी एक इंग्लिश मैन ने ही की थी। वो अपने आप में एक इंग्लिश ब्रिटिशर ही थे। तो ब्रिटिशर्स को उस टाइम उससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस उनको एक ही चीज का ध्यान रखना था कि सर ये जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसे बंद करना है, और मेन चीज हमें फोकस करनी है कि जो भी चीजें लिखी जा रही हैं वो ऐसी लिखी जाए जो ब्रिटिशर्स को गुड लाइट में लेकर आए। 1820 तक आते आते, अब चूंकि कई सारे इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स का खुद ही अपोज कर रहे थे, तो 1820 तक आते आते कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि इस इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। लेकिन चूंकि इंडियंस कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि हमें ये फ्रीडम मिलनी चाहिए, कई सारे इंग्लिश लोग भी डिमांड कर रहे थे कि नहीं सारे ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हटाने चाहिए, हमें पब्लिशिंग करने का आइडिया देना चाहिए। तो 1835 में लॉर्ड थॉमस बैबलिंगटन मैकॉले, उन्होंने पहले ये चीजें रिवाइज की और 1835 में आके विलियम बेंटिक ने प्रेस लॉ को रिवाइज किया और फ्रीडम सबको प्रोवाइड करा दी। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आया जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, पहला रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडियन नेशनलिज्म डेवलप होना शुरू हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके बाद इंडियन लीडर्स ने लिखना पढ़ना शुरू किया। लार्ज स्केल में वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हुए, और जहां पर बात होनी शुरू हुई कि कैसे ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया के लिए कितना खतरनाक है, और कोशिश करनी है कि इस ब्रिटिश रूल को हम खत्म करें और भारत को आजाद कराएं। जब ब्रिटिशर्स को ये सारी बातें पता चलनी शुरू हुई तो उन्हें समझ आया कि सर ये नेटिव प्रेस जो है ये हमारे लिए खतरनाक है, और इसी चीज का अपोज करते हुए 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट क्या होता है? वर्नैक्युलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, ये याद रखना है। वर्नैक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज, वर्नैक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज। तो जो लोकल लैंग्वेज की प्रेस है उनके अगेंस्ट में ये एक्ट निकाला गया 1878 में, और कहीं ना कहीं इस एक्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनलिज्म को आगे ले जाने में, कि सर लोकल लैंग्वेजेस में अब जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होंगे उन सब में सेंसरशिप लगा दी गई कि आप विदाउट हमारी परमिशन कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब आम लोगों के बीच में आप आइडिया पहुंचाएंगे कैसे? लेकिन फिर भी हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो वहां पे नहीं रुके। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स नए नए पब्लिश किए, कई सारे न्यूज़पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए, पब्लिक मीटिंग्स ली, ओरली उन्होंने ट्रांसमिट करने शुरू किया, अलग अलग किताबें लिखकर उन्होंने अपने आइडियाज स्टैब्लिश करने शुरू किए, लोगों के बीच में अपने आइडियाज फैलाने शुरू किए, राइट। तो आप देखेंगे कि इन सब रिप्रेसिव मेजर के बाद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर जो हैं वो कंटिन्यूसली इंडिया में बढ़ते रहे, और ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि इस नेशनलिज्म को रोका जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे मैं बात करूं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना खुद का न्यूज़पेपर शुरू किया था केसरी में। केसरी में उन्होंने अपनी बातों को स्प्रेड करना शुरू किया था। एक इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। 1907 में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें लिखी थी रिवोल्यूशनरीज के बारे में कि नहीं, भारत आजाद था, भारत आजाद रहेगा, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसके कारण उन्हें 1908 में इनफैक्ट इम्प्रिजन भी किया गया, जेल भी भेज दिया गया, जिसके बाद कई सारे दंगे फसाद हुए। सिर्फ ये एक लौता न्यूज़पेपर, कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर, बंगाल गजट की हमने बात की, राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था, सोम प्रकाश, अमृता बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीश कुमार चंद्र ये न्यूज़पेपर, द हिंदू महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, केसरी सर मरहट्टा, मूक नायक ये बी आर अंबेडकर जी के द्वारा शुरू हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, और ऐसे ना जाने कितने ही न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में, इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें भी प्ले किया कि सारे इंडियन लोगों को वो साथ लेकर आए, उनको एक यूनिटी प्रोवाइड कराई कि हम एक भारत का हिस्सा हैं, हम सब एक हैं, हम एक देश का हिस्सा हैं, और ये ब्रिटिशर्स आउटसाइडर हैं, हम सबको साथ में आके इन ब्रिटिशर्स का अपोजिशन करना है और उनसे लड़ना है। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इस वीडियो के साथ हमारा हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया है। स्टिल कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।